मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किए थे, मैंने एक दो क्वेश्चन शायद आपको दिया भी था, तो वो क्वेश्चन हो गए। कितनों ने ट्राई किए थे और कितनों से हो गए, ऐसा कुछ है? हुए नहीं? क्यू वाला नहीं हुआ या क्यू वाला हो गया? क्यू वाला हो गया, कौन सा वाला नहीं हुआ? पर भाई ये नहीं पता कि आंसर ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि एक बार देख लेना, कल जो क्वेश्चन मैंने क्यूब वाला दिया था आपको, सबके पास है? आप नहीं है तो एक बार बनाओ। ऐसा कुछ मैंने आपको क्यूब दिया था और ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ ट्राई करो, क्योंकि ना बाद में क्या होगा कि हम फील्ड वगैरह में इनका बहुत यूज करेंगे, तो ये ना हो कि आपको निकालना ही नहीं आ रहा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर सबको आना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए मेरा क्यूब है और मैंने आपसे कहा था कि जितने कॉर्नर है ना बेटे सब पे चार्ज है। बात नहीं करिए, देखिए अगर बात करने का मन करे मैं सबके साथ रहूँगा, लेकिन थोड़ा बात तब करेंगे जब हम कुछ समझ जाएंगे ना यार। अभी तो आप हमको जानते ही नहीं है, क्यों बात कर रहे हैं? ये सब आपने क्यू क्यू ले लिया, स्टार्ट कर देना आप, राइट। इसको कुछ ए आर जो भी आपने लिया ले लिया। अब आपको किसी कॉर्नर वाले चार्ज पे, मान लीजिए इसी पे आपको फोर्स निकालना था ड्यू टू ऑल द चार्ज। इस पॉइंट का नाम कुछ पी दे देते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ वेक्टर एसोसिएटेड हो जाएंगे, हाउ मेनी वेक्टर्स, कितने वेक्टर्स। जैसे देखिए ये वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ऐसे कितने फोर्सेस, कितने वेक्टर? 7 वेक्टर होंगे। तो क्या वो सातों बराबर होंगे? नहीं होंगे। और क्या वो सातों 2D में होंगे? नहीं होंगे ना। सोचो ना, कॉर्नर से ऐसे ऐसे निकल रहा होगा तो 3D में हो गया वो, दिख रहा है? एक प्लेन पर नहीं होगा ये। ऐसा नहीं समझे कि आप इसके ऊपर सब वेक्टर यहाँ ही इसी प्लेन में लाई कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये पीछे भी होगा, ऊपर भी होगा, इधर भी होगा, समथिंग लाइक दैट। 3D में होगा। तो जब वेक्टर 3D में हो जाए रेजोल्यूशन मुश्किल बन जाता है, फिर रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाए। 2D रेजोल्यूशन हम जानते हैं। ऊपर से एक और बात है हमें जिसका पता नहीं है, और वो बात यह है कि उन सातों वेक्टर के बीच का एंगल भी ठीक से नहीं पता हमको। जब एंगल ही नहीं पता तो रिजॉल्व कैसे करूं, है ना। तो एक आइडिया रखना कि जब वेक्टर की संख्या बढ़ जाए और उनका ओरिएंटेशन का ठीक से पता ना हो, और ऊपर से ज़्यादा सोने पे सुहागा ये है कि वो 3D में भी हो जाए, तो अगर वो 3D पे भी हो जाए तो सीधा सीधा कोई वेक्टर का मेथड लगाने का जरूरत नहीं है। मतलब यू शुड नॉट अप्लाई एनी वेक्टर मेथड डायरेक्टली, क्योंकि उसमें आप फंस जाओगे। क्योंकि आपको लगेगा कि रिजॉल्व किसको कहाँ ले जाऊँ, कंपोनेंट किसका कैसे करूँ, एंगल भी नहीं पता, ओरिएंटेशन भी नहीं पता, एक्सिस भी कन्फाइंड नहीं है। तो जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो हम वेक्टर छोड़ के यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं, ये याद रखना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वेक्टर के नंबर 2 3 है, समझ आता है, एक ही प्लेन पे है, हमको मालूम है रिजॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन जहां वेक्टर की संख्या ज्यादा होने लगे, ओरिएंटेशन का पता ना हो, एंगल का इंफॉर्मेशन भी ठीक से ना हो, यूनिट वेक्टर का हेल्प लीजिए। वेक्टर से कभी मत करिए, नहीं बनेगा क्वेश्चन। बहुत मुश्किल होगा, बहुत कैलकुलेशन आएगी, गलती 100% हो जाएगी, ऐसा मैं समझता हूँ, मेरे से भी ना हो, है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे हालात में यूनिट वेक्टर का हेल्प लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं इसी को ओरिजिन मान लेता हूं और इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं, इसको वाई मान लेता हूं और इसको जेड मान लेता हूं। यहां तक ठीक है? अब आप मुझे जरा सोच के बताइए कि जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड दिख रहे हैं, देखो आपको, मैं पहले उनको मार्क कर लेता हूं ऐसे। ये इस चार्ज से डायरेक्टली कनेक्टेड चार्ज दिख रहे हैं आपको, ये 1, ये 2, ये 3। क्या 1 2 3 वालों का फोर्स बराबर होगा? तो कितना होगा?
मतलब या 1 2 बोले या 1 2, आपने 1 2 3 बोला ना, इसको 4, इसको P बोल दीजिए। मतलब ये आप ऐसे बोलें कि 1P या 2P या 3P, मैग्नीट्यूड वाइज सब सेम होगा, राइट। और वो कितना होगा, KQ² डिवाइडेड बाई A²। समझ लीजिए, देखिए उधर, मेरे को मत देखिए, बोर्ड को देखिए, समझ आ जाएगा। 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर, ये जो तीनों चार्ज है, ये P वाली चार्ज पे जितना भी फोर्स लगाएगा वो सब बराबर होगा, ऐसा आपको दिखना चाहिए। दिख रहा है? और वो होगा कितना, KQ² बाई A²। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, या इसमें एक डिफरेंस ये है कि ये वाला तो लगाएगा, सोच के देखिए, एक्स एक्सिस में, और ये वाला लगा रहा होगा वाई में। लेकिन ये वाला किधर लगा रहा होगा, ये वाला, नहीं नहीं नहीं, ठीक से देखो, माइनस जेड में, नेगेटिव जेड में, क्योंकि जेड आप बाहर बोल रहे हो ना। दिख रहा है आपको? तो इसका मतलब जो फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, अभी लिखना नहीं, पहले समझो, सबकी वैल्यू सेम होगी। लेकिन होगा ये कि एक आई कैप होगा, एक जे कैप होगा और एक माइनस के कैप होगा। ये बात आपको समझ जरूर आना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसकी थोड़ी स्पीड कम करो। ये मतलब ये मेरे से ज़्यादा यही शोर मचा रहा है। आई थिंक इधर से होगा। ठीक है, ये बात समझ आई? तो मैंने क्या किया कि ये जो डायरेक्ट कांटेक्ट वाले थे ना, उनका फोर्स मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब हम इनको भूल जाते हैं और थोड़ा दूसरे कांटेक्ट वालों को ध्यान करते। देखिए, डायगोनल कांटेक्ट वालों को देखिए, एक ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है आपको, और एक ये दिख रहा है आपको। नजर आया? जो डायगोनली कांटेक्ट में है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखिए, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डायगोनल वाला √2a। दिख रहा है? तो क्या डायगोनल कांटेक्ट वालों का भी फोर्स बराबर होगा? कितना होगा? KQ² डिवाइडेड बाई √2a का स्क्वायर। ये होगा ना मैग्नीट्यूड के हिसाब से। पर अगर मैं ये देख रहा हूं, ध्यान से सुनिए प्लीज, अगर मैं ये देख रहा हूं तो इसके साथ देखिए वेक्टर कौन कौन सा है, एक तो एक्स एक्सिस वाला और एक जेड वाला, माइनस जेड वाला। दिख रहा है? मतलब इसके साथ है एक आई कैप और एक है माइनस के कैप। नजर आया? पंखा मत देखो, इधर देखो। इसके साथ क्या है, आई कैप, और इसके साथ क्या है, माइनस के। ये दिख गया? थोड़ा इसके साथ बताइए कौन कौन सा है। एक ये वाला, दिस इज व्हाट, माइनस के, और एक ये वाला, ये क्या है, प्लस जे। अब इस वाले को देखिए, देखो यहां लाइए इसको, आई और जे। तो कितने बार आई और कितने बार जे और कितने बार माइनस के आ रहा है? सबको इकट्ठा लिखो तो 2 बार आई, 2 बार जे और 2 बार माइनस के आ रहा है। तो इसका मतलब यहां लिखिए 2 बार आई, 2 बार जे, लेकिन 2 बार माइनस के। और आपको ऐसे समझ आना चाहिए कि नीचे वाला जो √2a का स्क्वायर है ना, ये ऐसा हो जाएगा, और 2 यहां से कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा आई जे और माइनस के। आई होप आपको समझ आ रहा है कि ये कट गया। ठीक है, क्योंकि मैं आई जे के लिख रहा हूं, रिमेंबर टू पुट वेक्टर साइन, ध्यान रखना यहां तक। ठीक है, देखिए समझ के करिए, ऐसे मत देखिए कि क्या देख रहा हूं पता नहीं चल रहा, ऐसे मत सोचिए। आप ठीक ठाक से देखिए, ठीक ठाक से समझिए। ये एक ही क्वेश्चन पूरे क्लास में हो तो भी गम नहीं है, इतना टाइम है हमारे पास। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमको जल्दी है या आपको जल्दी है, किसी को जल्दी नहीं है यहां तक। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा चार्ज बच गया मेरा, कौन सा वाला बच गया बोलो? ये वाला देखो बच गया, दिख रहा है आपको? तो ये कितना हुआ डिस्टेंस? अरे क्यूब का डायगोनल नहीं है क्या, √3a नहीं क्या? अरे हाँ कि ना यार। तो ये जो √3a वाला वेक्टर है, इसके साथ तीनों डायमेंशन है ना, x भी है, y भी है और नेगेटिव z भी है। तो इसका मतलब F ड्यू टू अपोजिट कॉर्नर वाला
ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3a का स्क्वायर, लेकिन इसके साथ आई भी है और जे भी है और माइनस के भी है, एंड पुट ए वेक्टर साइड। सारा काम हो गया, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब आप ध्यान से सोचो कि क्या, क्योंकि ये वेक्टर है तो हम इसका वेक्टर एडिशन तो निकाल ही सकते हैं ना, कि नहीं? तो इसका मतलब जब आप एफ टोटल की बात करेंगे इन दी वेक्टर फॉर्म, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इसको मान लीजिए आप F1 बोल रहे थे, इसको आप F2 बोल रहे थे, लेटेस्ट से इसको आप F1 बोल रहे थे, मान लीजिए इसको आप F2 बोल रहे थे, मान लीजिए इसको आप F3 बोल रहे थे। तो क्या मैं ऐसे लिख लूँ F1 और F2 और F3 ऐसे लिख लूँ? वेक्टर सम लिख सकते हैं ना, वेक्टर सम बोल रहा हूँ, एडिशन और वेक्टर बोल रहा हूँ, रिजल्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक ठीक है? तो जब आप लिखेंगे तो अब देखिए सब में एक चीज कॉमनली है, क्या चीज है वो दिख रहा है आपको? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सब में है, चेक करो, दिखा? इन एवरी टर्म, हियर इट इज ऑल्सो, हियर इट इज ऑल्सो एंड हियर इट इज ऑल्सो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दिख रहा है आपको? ये तीनों में है। तो जब मैं ये कॉमन ले लूँ, ये वाला कॉमन ले लूँ, पहला ब्रैकेट में क्या बच रहा है? आई प्लस जे प्लस के, यहाँ भी आई प्लस जे प्लस के माइनस के है, यहाँ भी आई प्लस जे माइनस के, दिख रहा है? तो इसका मतलब सब में आई भी है, जे भी है और माइनस के भी। लेट अस टेक दैट कॉमन ऑल्सो। अब क्या क्या बच गया अंदर? पहला टर्म में क्या बचा, दूसरे में, तीसरे में, तो ये कितना हो गया? दिस बिकम्स हाउ मच? 7/3 या नहीं? तो दिस बिकम्स 7/3। लेट अस टेक इट लिटिल बिट अपवर्ड। तो दिस विल मीन दिस इज के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आई और जे और माइनस के, लेकिन ये हो गया 7/3 और ये है एफ टोटल वेक्टर सम, यही है ना भाई? तो जब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो क्या करूं? तो बोलूंगा जो मैग्नीट्यूड है उसको तो बाहर ही रख लो, और जो मैग्नीट्यूड नहीं है उसका मैग्नीट्यूड ले लो, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो कितना है मैग्नीट्यूड? अरे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया? बात खत्म, आंसर आ गया, और क्या? अब अगर आप ऐसे वेक्टर रिजोल्यूशन करेंगे तो पता चला कर भी रहा हूँ, हो भी नहीं रहा है, एक ही क्वेश्चन में 15 घंटे से घूम रहा हूँ मैं, नहीं होगा। पक्का करके देखिएगा आप। समझ आया क्या हुआ? वेक्टर के नंबर बढ़ जाएं ज़्यादा, वेक्टर का ओरिएंटेशन का पता ना हो, या वेक्टर के बीच में एंगल का भी पता ना हो, तो फिर वेक्टर छोड़कर यूनिट वेक्टर सोचना चाहिए, क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है? अब आपने कैसे वेक्टर पढ़ा है 11th में नहीं जानता, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक आइडिया रखेंगे तो हो जाएगा। अब आपको लिखना है क्या? ये हटा दो, लिखना है? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। देखिए, लिखने वाला काम जल्दी करिए ताकि क्लास में मैं कम से कम आराम करूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए। कल की है क्या ये, परसों की? पक्का मरूंगा तो नहीं मैं? ठीक है, चलो करो, जल्दी जल्दी करो। कोई नहीं बैठो। आपको जो मॉड्यूल मिला होगा या आपको जो डीपीपी मिला होगा, अगर आपका करने का मन करे तो फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। कोई फील्ड में, कोई इक्विलिब्रियम में, कोई मूविंग चार्ज में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी, कोई डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी 3, 4, 5, फिर मैं आपको बोलूँगा जो मर्जी करो, जहाँ से भी करो, अभी नहीं। लिखना होता है बेटे, लिख ले, काम आएगा। कल को तुम्हारे बच्चे कहेंगे आप पढ़े लिखे हो तो सबूत दिखाओ, दिखा सकते हैं ना, क्लास का नोट है कि नहीं? तो देखो मैं क्या क्या सोचता हूँ, आप लोग अपना भी नहीं सोचते। कोशिश करो, अपना भी सोचो, दूसरे का भी सोचो, और जल्दी जल्दी लिखो। और इसमें अटेंडेंस में मार्क कर दिया करो, वो बहुत ज़रूरी है। कल को बिल्डिंग गिर गई तो हम ढूंढे तो सही कि तुम कहाँ हो, है ना? आपका कुछ हो सकता है, पेपर तो बचा रहेगा, तो पेपर को ढूंढ के हम ढूंढेंगे कौन कौन था इस बिल्डिंग में। अब पता चला आपका नाम ही नहीं, आपको ढूंढे भी नहीं, बाद में पता चला कबाड़ी वाला डिस्कवर कर रहा है, अच्छा ये बंदा, तो डोंट डू इट दिस।
वो भी करिए, अटेंडेंस इज वेरी नेसेसरी। ठीक है। और मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, मैं 3-4 दिनों से आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक जैसे चेहरे एक साथ बैठने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उन्होंने आपस में कुछ कर रखी हो। इतनी गहरी दोस्ती से हमको शक होता है। देखिए, क्लासरूम में ये दोस्ती ज़रा ठीक नहीं लगती। बाहर खींचे ना, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है बाहर में जो करना है कर, क्लासरूम में नहीं। एक जगह जब आप बैठते हैं ना, तो क्लास में आप नहीं सोचते, हम सोचते। ऑल 3 पीपल थिंक टुगेदर एंड ए क्वेश्चन इज हो गया। वंस द क्वेश्चन इज हो गया, यू क्लेम सर कर लिया। किसने किया पता नहीं, तीनों को पूरा नहीं पता, पर तीनों के हिसाब से हो गया वो, और तीनों खुश हो जाते हैं। ऐसा ना हो, आपको अकेले अकेले मरना है, अकेले अकेले स्वर्ग दिखना है। स्वर्ग या नर्क वो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले जो भी करना अकेले अकेले कोशिश करिए प्लीज। हो गया, मैं हटा दूँ? तो इतना भी धीरे मत करो, पता चला बाकी बैच चले गए तीसरे चैप्टर पे, मैं हूँ अभी 1.3 चैप्टर पे, ऐसा भी ना हो गया? ठीक है, डन। बस आप ध्यान में रखें करना क्या है, कैसे करूं, कहां से लाऊं, ये सब चीजें थोड़ा समझ आना चाहिए। राइट, हो गया? थोड़ा सा आगे करते हैं हम इसको। अब मान लीजिए मैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि मीडियम की बात हम करेंगे, इक्विलिब्रियम की भी बात हम करेंगे, ये बहुत जरूरी है। वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ का बात करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन का भी बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लाइन चार्ज। सुनने में ये थोड़े अजीब अजीब से लग रहे हैं, ऐसा हम करेंगे कि टाइम रहेगा तब पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वैरायटी में पढ़ेंगे, लेंथ में नहीं, डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, पर अच्छे से पढ़ेंगे। ये मैं डालूँ, मैं आगे जाता हूँ। देखिए कुछ दिख रहा है आपको? किस पे फोर्स निकालना है? सेंटर वाले पे ना? अरे हाँ कि नहीं? सेंटर में 1 कूलम रखा है, बाकी चार्ज आपको दे रखा है। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि मैं सेंटर वाले पे फोर्स निकाल सकता हूं? तो निकाल जो भी सकते हैं उनको क्या सोचना है? सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जिस पे फोर्स निकालना हो पहले उस पे हाथ रख लो और देखो बाकियों ने उसको क्या किया, है ना? तो आप जरा उसी हिसाब से एक बार 1-आधा मिनट आप अपने आप सोचो कैसे होगा, कैसे करते आप। जो जेई मेन का क्वेश्चन है 2000 आई थिंक 13 का है, आसपास का कुछ, तो थोड़ा ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो कैसे करते हैं? तुम तो ऐसे देख रहे हो पता नहीं क्या है, देखो तुम्हारी शक्ल ऐसी ही है, क्या बदतमीजी है, ऐसे सोच रहे। अरे क्वेश्चन है यार, तुम उसको क्वेश्चन को पहले देखो तो सही। तुम पहले उसको ऐसे बुरी नज़र से देख रहे हो, होगा कैसे? ये आवाज़ क्यों कर रहा है? क्योंकि लाइट नहीं है क्या? देखिए, जब सुबह से कोई क्लास इधर इस रूम में नहीं थी तो लाइट बिल्कुल नहीं गई। जब क्लास थी, ऐसी ज़िंदगी ऐसी है। जब हमें ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है, नदियों में पानी नहीं होता, गर्मी के दिनों में सूख जाता है ना? और जब बिजली की कम ज़रूरत पड़ती है, बारिश में नदियाँ भरी रहती है। तो ऐसा होता है कि जब जिसकी जितनी ज़रूरत है उतना ना हो। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि पता चला एक चैप्टर तो बहुत पढ़ा था, उससे क्वेश्चन आया ही नहीं, जो नहीं पढ़ा था उसी से 5 क्वेश्चन आ गए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप उसके लिए थोड़ा तैयार रहिए। ये हटा दूँ? क्वेश्चन कर पाएंगे? क्या करना है मैं आपको बता दूं, आसान तरीके से सोचने का एक नजरिया मैं आपको दिखा रहा हूं, मर्जी आपकी, आप जैसे भी सोचना। देखिए क्या करिए, ऐसे नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5, जैसे भी आपको गिनती आता हो वैसे नंबर दे दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ तक दे देता हूँ। चलिए 6 7 हो गया, 8 9 10 11 12 ऐसे दे दिया मैंने। तो ये बताइए, ये 12 कूलम वाला इस 1 कूलम को क्या करेगा? रिपेल करेगा ना? यानी कि 12 वाले का फोर्स तो ऐसा होगा, यानी 1 नंबर वाले का फोर्स ऐसा होगा। बोलो हाँ यार। तो इसके ठीक सामने में कौन सी है? देखो 6 वाला, यानी 7 नंबर वाला। तो 7 नंबर वाले का किधर होगा? ऊपर होगा ना? ये वाला इस वाले को रिपेल करेगा, ऑल आर पॉजिटिव। अरे हाँ कि नहीं? तो ये इसको रिपेल करेगा, मतलब ऐसा होगा 7 नंबर।
ये बताइए ज्यादा कौन होगा, 1 या 7? तो इसका मतलब कितना ज्यादा होगा? तो क्या करूं? अरे कितना ज्यादा नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो और लिख लो F1 और F7, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला प्लस। अरे हाँ कि नहीं? और वैल्यू कितनी, वैल्यू भी लिख लो। बोलो जरा F1 क्या, बोल दो। अब के क्यों घुसा रहे हो? जब आपको नंबर दे रखे ना तो के की वैल्यू लगाओ ना, 9 इंटू 10⁻9। अरे के की वैल्यू, एंड देन Q1 Q2 मतलब 12 इंटू 1। नहीं समझे? मैं अभी आपके लिए लिख रहा हूं, वैसे मुझे पता ही है 12 होता है। डिवाइडेड बाय कितना, ये हो गया। अब दूसरा वाला लिखिए जरा, आप बताइए 7 वाला कैसे लिखूं? इतना ही होगा, मतलब 9 इंटू 10⁻9 ही होगा, लेकिन अब 6 इंटू डिवाइडेड बाई। तो ये तो कोई यूकेपी भी ट्राई कर सकते हैं ना? नहीं ट्राई कर सकते। अब कितना होगा नहीं पता चल रहा, कैसे नहीं चल रहा यार? 9 इंटू 10⁻9 तो कॉमन है, बोलो हाँ। अरे हाँ कि नहीं? ये हटा दो, ये माइनस है, ये कॉमन है, बोलो अरे ठीक है। अरे हाँ ये यार, और क्या कॉमन है? और क्या कॉमन है? इन दोनों 1 स्क्वायर मतलब 6 कॉमन है ना। और बचा क्या? 2 प्लस, ठीक लिख रहा हूं? देखो मैंने जानबूझ के कुछ गलत लिखा है, आप मुझे बताओ क्या गलत है। सर माइनस नहीं, बच्चा माइनस, पहले नहीं बोला आपने, यहां होना चाहिए। तो क्या ये आपको निकल जाएगा आपसे? अरे हाँ बोलो यार। तो ये जो निकला ये होगा किधर? यानी कि आप क्या करना है कि रेफरेंस प्लेन बना लेना और F17 को ऐसे लिख लेना, और ऐसे ही सभी जोड़ियों के साथ करना। समझ आ रहा है? जितने जोड़ी आसपास दिख रहे हैं तो ऐसे करके यहाँ 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 इधर 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 ऐसे वेक्टर आएंगे ना, ये आएंगे, बोलो आएंगे ना। तो ये जो वेक्टर आएंगे इनके बीच में एंगल कितना होगा? जैसे मान लीजिए एक इधर आया तो एक इधर हो सकता है, क्या पता एक इधर हो, 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 ऐसे नहीं हो सकता क्या? तो कितने एंगल बनेंगे इनके बीच में? और फिर क्या करना, जब इतने सारे बना ले, क्योंकि मैं इसमें करूं तो 15-20 दिन लगेगा मुझे, मैं नहीं चाहता आप करेंगे, तो मैं बोल रहा हूं कि इसको एक्सिस मान लेना, इसको भी एक्सिस मान लेना, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, दिख रहा है आपको? फिर आप क्या करना, रिजॉल्व करना। रिजॉल्व कैसे करना? एफ एक्स निकालना। एफ एक्स कैसे निकलेगा? फोर्स अलोंग एक्स कंपोनेंट, है ना भाई? वो कितना होगा? तो आप बोलेंगे जो यहां है इसको तो छेड़ना मत। मान लो एक वेक्टर इधर होता तो इसको छेड़ना मत। अरे हाँ कि नहीं यार? तो फिर ये वाला इधर आएगा, कितना आएगा? मैं ऐसा करता हूँ कि आपको थोड़ा समझा ही दूँ ना, पता चला बाद में आपसे गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए जैसे ये था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा भी था, इसमें 3 पार्ट थे ना आई थिंक। यहाँ पे कितने चार्ज है? 3 चार्ज है ना, देखना एक बार, आई होप ऐसे है ना। तो मतलब ऐसा भी बनेगा, तो मतलब ऐसा भी बनेगा, तो यहाँ भी बनेगा, तो यहाँ भी बनेगा, इस तरह से कुछ बनेगा, राइट? ऐसे कुछ होगा, जरूरी नहीं है जो हो वो मैं ये लिख रहा हूँ। मैं आप समझना, ये A लिख रहा हूँ या A1 लिख रहा हूँ, A2 लिख रहा हूँ, A3 लिख रहा हूँ, A4 लिख रहा हूँ, A5 लिख रहा हूँ, A6 लिख रहा हूँ, A7 लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ लिख रहा हूँ। ऐसा इधर भी आएगा, ऐसा इधर भी आएगा, है ना? तो वो आप चेक कर लेना कि इन दोनों का किधर आया। क्या पता, ऐसे समझो, क्या पता अगर जब आप इन दोनों को देख रहे हो, देखो मैं जल्दी नहीं कर रहा हूं, आप समझना, क्या पता जब आप इन दोनों को देख रहे हो तो इन दोनों का इधर आ जाए। क्या पता इन दोनों को जब आप देख रहे हो तो वो इधर आ जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही प्लॉट करना। प्लॉट तो कर पाओगे?
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बहुत सारे वेक्टर दिखेंगे इन सब के बीच में ये 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री ऐसे करके एंगल होगा ना भाई, ऐसे कुछ होगा। तो जैसे ही ऐसा ही हो जाए, मान लीजिए इधर कुछ ना आए, ये मान लिया मैंने, तो एक्स कंपोनेंट कितना लिखते, तो आप बोलते जो एक्स में है ना उसको तो छेड़ो मत, ये वाला एक्स में ही था ना, ये वाला और ये वाला किस में था, वाई में, तो एक्स वाला को तो ऐसे ही लिख लिया। अब इसको x में लाना हो तो कितना लिखो, a2 का cos 30, तो लिखेंगे प्लस a2 का cos 30। इसी तरह इसको भी यहां लाओ, कितना लिखोगे, a3 का cos 60। अब a4 को मत लाओ क्योंकि आएगा तो cos 90 जीरो हो जाता है, छोड़ दो। फिर इसको भी लाओ तो कितना, a5 का cos 30, फिर अगला वाला a6 का cos 60, है ना भाई, ऐसे करके x आ जाएगा और ऐसे ही करके y आ जाएगा। x और y दोनों आ गए। जब आ गए तो रिजल्टेंट को कितना लिखूं, रिजल्टेंट को लिखूंगा x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। थोड़ा करना पड़ेगा, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। और मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। हो सकता है fx इधर आए, हो सकता है fy नीचे चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि fy नीचे ना आ जाए, fy ऊपर हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मैं कौन सा वाला मान लूं, ये मान लूं कि ये मान लूं, कौन सा मानूं, पिंक वाला मानूं। तो चलिए मान लीजिए ये दोनों आ गए, तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहां पर होगा, दिस विल बी रिजल्टेंट, ये वाला होगा ना। अब इसका डायरेक्शन कैसे लिखना, ये जो एक्स एक्सिस दिख रहा है इससे ये एंगल जो भी हो जाए वो उसका डायरेक्शन होगा। तो tan फाई को क्या लिखूं, बोलो, फिगर को देखो इसको, tan फाई को क्या लिखूं, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई, बेस क्या है, एफ एक्स। तो फाई क्या हुआ जी, tan इनवर्स ऑफ एफ वाई बाई एफ एक्स। बात खत्म, पैसा आ जाओ, आंसर आ गया। लेकिन थोड़ा आपको करने पड़ेंगे सबके लिए। बात समझ आ गया। ठीक सामने सामने वाला देखना, ये देखा, फिर ये देखा, फिर ये देखा, चेक कर लेना कौन किधर आ रहा है, क्या पता कुछ ऊपर आए, क्या पता कुछ नीचे आए। तो जहाँ भी आए उनका एक फ्री पोजीशन ऐसे प्लॉट करना, करके एक्स और वाई बनाना, कंपोनेंट लेना, जयराम जी के आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा है लेकिन आप कोशिश करके देखना, हो जाएगा। रेफरेंस स्लाइड आपके पास शेयर हो रही है, होती है, तो घर में पठान का वीडियो देखते हो कि क्लास का वीडियो देखते हो, पठान वाला देखते हो, हाँ वो भी देखो, लेकिन क्लास का भी देखो। जब क्लास का वीडियो देखते देखते बोर हो जाओ तो पठान देखो या बेईमान देखो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, मैं आवाज़ कम करता हूँ। ऐसा लगना चाहिए मैं ही बोल रहा हूँ, पंखा नहीं बोल रहा, बस थोड़ा स्लो कर दो बस। आप कोई बात नहीं, आप इधर ध्यान करो, ये हो जाएगा आपसे। अब थोड़ा आगे देखिए प्लीज। मैं एक चीज और आपसे शेयर कर रहा हूं कि मान लीजिए मैं आपसे कहता कि जी ये ट्रायंगल है, यहाँ चार्ज Q है, इधर चार्ज माइनस Q है। चलिए ये भी Q लीजिए, ये भी Q लीजिए और ये ले लीजिए माइनस Q। ये सेंटर ले लीजिए, ये जो पूरा है ये भी L है, ये भी L है, ये L/2 है, ये L/2 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये वाला चार्ज क्या है, माइनस Q, ठीक है। और क्या है, और इसको कुछ A ले लीजिए, इसको B ले लीजिए, इसको C ले लीजिए, इसको P ले लीजिए, हो गया। जल्दी से मुझे सोच के बताना, फोर्स P पे निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा। P फॉर पराठे, हाँ P पे निकालना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, थोड़ा ट्राई करना पड़ता है, कोशिश करो, नहीं हो या हो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आप करो तो सही। पहले पीछे क्यों लिख रहे हैं, आगे क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि एक ही कॉपी में दो दो चीज़ लिख रहे हैं।
हाँ बीच वाला माइनस क्यू है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ उसका, कंफ्यूजन ना हो आपको। ये बीच वाला, ये जो बीच वाला है वो हम माइनस क्यू ले लेते हैं, माइनस क्यू। कितनी किस्म की फोर्स लगेगी बताइए? 1 2 3 4, कितने किस्म की? 2 के 3? कितनी किस्म की फोर्स लगेगी? टाइप की क्या होता है? मैं हिंदी में बोलो तुम हिंदी में बोलो ना, छोड़ो हटाओ, और थोड़ा हिंदी छोटा कर देते हैं। कितनी फोर्स लगेगी? 3 लगेगी। कैसे कैसे लगेगी? यहां हाथ रखो, बोलो ये वाले ने क्या किया, मतलब एरो ऐसा हो गया। क्या इसने क्या किया? तो एरो ऐसा हो गया। और इसने क्या किया? इसने इसको, तो मतलब एरो ऐसा हो गया। अरे हाँ कि नहीं? क्या आपको दिख रहा है कि जितना एफ है उतना एफ सी? तो क्या ये कट गया? तो 3 किधर से हुआ फिर? एक ही तो किस्म का बच गया फिर, नहीं क्या? तो इसका मतलब सिंपली आप जब इसका नेट फोर्स निकाल रहे हैं तो खाली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस निकाल दीजिए, आंसर आ गया, बात खत्म, बाकी तो कट गया। करिए फटाफट करिए। कितना होगा? ये डिस्टेंस निकालना पड़ जाएगा ना आपको, ये वाला ये कितना होगा? कल ही बात करा था हमने इसके बारे में। ये वाला कितना? हाँ, तो उसका मतलब ये हो गया K इंटू क्यू इंटू, ये ठीक है। अरे नहीं लेना लायको, कल बोला था साइन नहीं लेना, बोला था नहीं था? डिवाइडेड बाई ये कितना हुआ? √3/2L, मीडियन है ना इसका स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2KQ²/3L²। सही बोल रहे हो। देखा अभी तुम कैसे मेरी गलती पकड़ते हो, ऐसे मैं तुमको नहीं छोड़ दूंगा। तो ये हो गया 4, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे बताओगे? हाउ टू गिव द डायरेक्शन? डायरेक्शन कैसे बताओगे? बताओ। इसकी कंपोनेंट लूं डायरेक्शन बताने के लिए? क्यों लूं? अरे भाई जहां पर भी वेक्टर दिख रहा है ना, आप वहां पर रेफरेंस बना लीजिए। ऐसे करके देखिए, ऐसे बनाइए x और ऐसे बना दीजिए y। अब बताइए ये वाला कितना दिख रहा है आपको? दिख रहा है 30। तो 30 डिग्री किधर कैसे लिखो? 30 डिग्री टू -x, बात खत्म। जहां पर भी डायरेक्शन लिखना हो वहां पहले ओरिजिन लेके, उसी को ओरिजिन लेके उसी में रेफरेंस लाइन बना के अब देखो किसके हिसाब से लिखूं। आपकी मर्जी है, x से लिखो, y से लिखो, -x से लिखो, -y से लिखो, दिस इज योर विश। हो जाएगा, ठीक है ना? ये हटा लो, आगे चलते हैं। हटाओ, देखिए जरा क्वेश्चन पढ़िए। जल्दी जल्दी कोशिश करो, जल्दी जल्दी बताओ, कोशिश करो कि आपसे बने, ट्राई करो। एक आधा दिन हुआ है अभी आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे नहीं बन रहा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा। पहले क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो नहीं, क्वेश्चन पढ़ के उसका फोटो बनाओ। वो कह रहा है कि 2 ब्लॉक कैरिंग चार्जेस Q1 Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L। तो 2 ब्लॉक बना दिया और उनके चार्जेस को Q1 Q2 रख दिया, इनके बीच में सेपरेशन को L रख दिया, सेंटर टू सेंटर। द मास ऑफ Q2 इज m एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेटफॉर्म, यानी कि अभी एक फ्रिक्शन का रोल प्ले भी है
तो ये जहां भी रखा हुआ है वहां पर कुछ फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, लेट अस से म्यू। अब वो कह रहा है कि फाइंड Q2 सच दैट Q2 जस्ट स्टार्ट मूविंग। ये तो कह रहा है। अच्छा, Q2 जस्ट स्टार्ट मूविंग मतलब फोकस किस पे करूं, Q1 पे कि Q2 पे? जो हिल डुल रहा है उसी पे फोकस करूं। तो Q2 मूव करेगा, ये कब हो सकता है? जब उस पे फोर्स लगेगा। ये मानते हो? तो जरा Q2 पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है या लग सकती है, ये बताओ जरा, कोशिश करो। कौन सी? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोले तो K Q1 Q2 बाई वट एवर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। अरे ठीक है, ये छोटे वाले का नाम क्या तेरा बेटे? अभिनव का मतलब जानते हैं क्या? तो अभी कुछ नया करो, उठ के आगे आ जाओ, जगह खाली करो। अरे जिस दोस्त के साथ बैठा है ना, उससे कभी एक क्वेश्चन पूछ के देखना रात को, अगर ये बता दे तो मेरे पास आना, मैं फिर से तुझे बिठा दूंगा उधर। डोंट डू इट। तो मैं बात कर रहा हूं Q2 मूव कर सकता है क्योंकि उसमें कोई फोर्स लग सकता है। तो फोर्स कैसे लगेगा? Q1 Q2 पे लगाएगा ऐसा फोर्स ड्यू टू क्या? Q1 ड्यू टू Q1 कितना होगा, लिख लेते हैं, कितना? K Q1 Q2 डिवाइड बाई। क्या और कोई फोर्स लगेगा इस पे? अरे Q2 जब चलना चाहेगा तो फ्रिक्शन चाहेगा ना मैं उसको रोकूं, तो इसका मतलब एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। वो किधर लगेगा? जिधर ये चलना चाहेगा। दिस इज इसकी टेंडेंसी, नहीं क्या? मतलब ये चाहता है मैं इधर जाऊं, तो फ्रिक्शन को इधर लगना पड़ेगा। तो अब ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? तो N बोले तो इधर है ना N, और ये कितना हो गया? mg। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू mg। बोलो हाँ कि ना? तो अगर चलना चाहेगा, जस्ट टेंड टू मूव का मतलब ये दोनों फोर्स क्या जस्ट बराबर नहीं होने चाहिए। वैसे तो कायदे से ये होना चाहिए कि ये वाला इससे थोड़ा बड़ा हो, लेकिन ये जो थोड़ा बड़ा बोलते हो ना, इसका मतलब एक्सेस फोर्स इधर हो गया, इसका मतलब एक्सिलरेशन हो गया। ऐसा नहीं बोल रहा, इट जस्ट स्टार्ट मूविंग का मतलब दे आर जस्ट इक्वल। समझ आ गया? तो इसका मतलब फॉर Q2 टू जस्ट मूव आपको बोलना पड़ेगा कि जो K Q1 Q2 बाई L बोल रहे हो वो म्यू टाइम्स, इसका मास m ही था क्या? तो ठीक है, म्यू टाइम्स mg होगा, और यहां से Q2 निकाल दिया और वही मेरा आंसर आ गया। अब देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैकेनिक्स घुस गया। देखा, ऐसे कुछ भी हो सकता है कभी भी, तो इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक 12वीं में पढ़ाते हैं ताकि उसमें मैकेनिक्स का यूज करें। अरे हाँ कि नहीं? तो हाथ नीचे करके बैठने से क्या मुंडी हिलाने से हो जाता है? लिखना भी पड़ता है यार। हाँ कर लिया, वेरी गुड, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। देख लेना आप में से जिसको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा मैं थोड़ा गरीब हो गया हूँ, मेरे तरफ हाथ बढ़ाना, मैं कुछ पैसे दे दूंगा। मतलब आपको जिसमें से भी जिसको भी लग रहा हो कि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, एक बार मेरी तरफ आवाज़ दे के देखो, मैं आपको बता दूंगा क्या हुआ, कहाँ से आया, कैसे हुआ। इट इज़ ओनली ए बिगिनिंग। डोंट वरी अबाउट की चीज़ें आपको बहुत मुश्किल तो नहीं लग रही है या चीज़ें बहुत अजीब लग रही है। whatever we are going to read has nothing to do with any previous major topic except of some mechanics, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको रेफरेंस के लिए पता होना चाहिए। ये मैं डालूं? पक्का हो गया? हाँ जी सर, लिख रहे? तो जल्दी लिखना है यार। ठीक है, डन। आइए एक स्लाइड और आगे करके देखते हैं। ये खाली है, खाली है मतलब हमको इसमें कुछ करना पड़ेगा।
तो कुछ करने के लिए हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखिए यहाँ थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा अटपटा लग सकता है कि यार ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से आ गया, ऐसा लग सकता है। फील फ्री टू आस्क वट एवर इज कमिंग इन टू योर माइंड कि ये क्यों, कहाँ से, कैसे, सब कुछ जानने की कोशिश करो। आगे बैठ के बोर तो नहीं हो रहा बेटे? पक्का? अभी फ़ायदा ये हो रहा कि तुझे सिवाय मेरे और बोर्ड के कुछ नहीं दिख रहा, तो ध्यान इधर उधर नहीं होगा, है ना। एंड ही इज़ फीलिंग लोनली में भी, तो हम उसको भी आगे बुला लें आगे। नहीं, ही इज़ वेरी कंफर्टेबल। देख दोस्त, देखा साथ छोड़ दिया उसने, यही होता है। तो आइए साहब, मैं अब आपसे बात करता हूँ, आप भी समझिएगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ आपको लगे कि मेरी नॉलेज आपसे टकराने लगी, अलग हो गया, ये क्या हुआ, पूछिए, कोई बात नहीं। देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एक चार्ज मान लिया मैंने ये Q1, और मैंने लिखना नहीं है अभी कुछ, एक चार्ज मान लिया मैंने Q2, डिस्टेंस मान लिया मैंने R, इसको मान लिया मैंने A, इसको मान लिया मैंने B। जमीन पे रखे हैं दो चार्ज, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या ये A वाला चार्ज B वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा? अरे हाँ कि ना? कैसा, रिपल्सिव कि अट्रैक्टिव? क्यों रिपल्सिव? क्योंकि दोनों सिमिलर चार्ज है। तो किधर लगेगा? मतलब A वाला चाहेगा मैं इस वाले को क्या करूं कि अट्रैक्ट कर दूं। क्यों? तो एरो किधर लगाऊं? मतलब ऐसे लगाऊं कि ऐसे लगाऊं? ओके ना? अरे शाबाश, वेरी गुड। तो इसका मतलब तुम छोटा पैकेट और बड़ा धमाका जैसे हो। नहीं, छोटा मैं भी हूँ, और तारीख गवाह जितने छोटे लोग सब बदमाश थे। नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, लाल बहादुर शास्त्री, देख रहे सब बदमाश हैं, और मैं और तू। ओके, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ये कौन सा हुआ? F। अरे बोलो यार, F ड्यू टू। अच्छा, मैं इसको क्या वैसे लिख दूं जैसे आप सोच रहे हो? ऐसे ना लिखूं, मैं ऐसे इसलिए लिखता हूं कि कंफ्यूजन ना हो। कुछ कुछ किताबें आप पढ़ते हैं ना, तो ऐसे लिखा होता है F ऑन B ड्यू टू A। तो इसको फिर आपको बताना पड़ेगा एग्जामिनर को, ऑन B ड्यू टू A, ऐसे बताना पड़ेगा। चलिए आप कंफर्टेबल ऐसे लिख दूं। तो क्या ये वेक्टर है कि स्केलर? तो एरो लगाना पड़ेगा। यहां तक ठीक है? अब सुनना, अब इसके आगे के गाने सुनना। तो अगर मैं लिखूं FBA, खाली ऐसे देखो, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना। अब मुझे बताना पड़ता है किधर। तो वेक्टर फॉर्म में आपको बताना ही नहीं पड़ता है किधर, वो अपने आप आ जाता है किधर। दिस इज द फायदा ऑफ हैविंग वेक्टर फॉर्म इन नॉलेज। ये बात समझ आ गया? तो इसका मतलब वेन एवर आई एम ट्राइंग टू राइट FBA, आई शुड मस्ट एक्सप्रेस माई एवरीथिंग इन द वेक्टर फॉर्म। तो कि ये Q1 Q2 ये तो वेक्टर हो ही नहीं सकते, तो मैंने उनको ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना, ये वेक्टर फॉर्म में हो सकता है ना। ये देखो फोर्स किधर से किधर लग रहा है, A से B की तरफ या B से A की तरफ? A से B की तरफ का स्क्वायर। अरे दिखा नहीं दिखा यार? और ऐसे दिखा। अब क्योंकि ये है A से B की तरफ, कोई चीज हो एक्स एक्सिस की तरफ, क्या हुआ बेटे? गर्मी लग रही? तो आपको ऐसा लग रहा है कि पीछे बैठ के आप खुश रहोगे पंखा के नीचे? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, फटाफट जल्दी जाओ, पता चला बच्चा ही मर गया। तो मैं ऐसा भी नहीं चाहता, जल्दी करो। अब तू भी आ गया होता है यार, जिसको लग रहा है वो जा, जिसको नहीं लग रहा वो मत जा। तुमको जाना है? आर यू कंफर्टेबल? ठीक है ना। देखिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता है कि बच्चा शहीद हो जाए, पता चला क्लास में साल भर भूत बन के घूम रहा हूँ। मैं आई डोंट वांट। खैर, जब मैं बोल रहा हूं कि कोई चीज है एक्स एक्सिस की तरफ, ये कैसे बताते हो? समथिंग इज इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हाउ डू यू से? पुट आई कैप। तो समथिंग इन द डायरेक्शन ऑफ A to B, हाउ यू से?
जिधर के तरफ है उसका यूनिट वेक्टर, जिधर के तरफ था उसका यूनिट वेक्टर, तो जिधर के तरफ है उसी का यूनिट वेक्टर। आई होप समझ आ रहा है बात। अगर था पॉजिटिव एक्स में लगाया आई कैप, अगर है ए टू बी तो लगाऊंगा ए टू बी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अरे हाँ कि नहीं, थोड़ा अटपटा लगेगा, मैंने पहले ही बोला था आपको, लेकिन आप पैदाइशी जानते हो कि ये यूनिट वेक्टर क्या होता है भैया। कहोगे सर अभी तो मैं पैदा ही नहीं हुआ, कैसे जानता हूं मैं। तो ये जानते हो यूनिट वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, नहीं जानते क्या ऐसे, बोलो। तो इसका मतलब ये कितना हो गया भैया, ये हो गया के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर ए टू बी का क्यूब एंड यूनिट वेक्टर ए टू बी। दिस इज हाउ आई कैन एक्सप्रेस माई वेक्टर फ्रॉम बी टू ए वाला। ध्यान से देखो, कहीं भी आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि ये क्या फारसी जुबान में लिख दिया आपने, तो मुझे बताना, मैं समझाता हूँ। यहाँ तक ठीक है, चेक करो, देख लो। अभी सीधा सीधा लाइन है, देखो अभी नहीं समझ आ रहा तो टेढ़ा बना दूंगा, पता नहीं चलेगा। अभी तो एक्सिस में है, प्लेन में बनाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी कहाँ गया। तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि जो बात में बोल रहा हूँ वो समझ भी आ रहा है आपको। सिर्फ ये इसलिए आने बोलना कि मैं पूछ रहा हूँ और आप हाँ यस सर बोल रहे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो। यहाँ तक ठीक है। तो बिना कुछ किए क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर इसके उल्टा वाला वेक्टर लिखता, मतलब जो बी ने ए पर लगाया होगा, इसको कैसे लिखूंगा, एफ ऑन ए ड्यू टू। तो जल्दी से बिना कुछ करे सीधा सीधा इसी को रेफर करके बता दो, कितना लिखोगे, के Q1 डिवाइड बाई, इधर ए टू बी है तो इधर क्या आ जाएगा, इसका क्यूब, और बी टू ए का वेक्टर। यूनिट वेक्टर नहीं, वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो था, मैं फाइनल वाला बोल रहा हूं, वेक्टर। अरे हाँ कि ना। अच्छा, क्या आप मुझे समझ के बताएं कि क्या मेरे जैसा आप भी सोच रहे हो कि ये दोनों तो बराबर ही हैं सर, आर दे बराबर? अरे बोलो ना यार, अरे बराबर कि नहीं बराबर? तो डिफरेंस क्या है? तो मैं बोलूंगा कि जो आर बी टू ए है वो उल्टा ऑफ आर ए टू बी है, नहीं क्या? अरे हाँ कि ना। एंड द रिमेनिंग थिंग्स आर सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ ए टू बी होगा वो उल्टा ऑफ एफ बी टू ए होगा, बाकी तो सब सेम ही है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो एफ ए टू बी होगा और जो एफ बी टू ए होगा वो मिला दिया तो जीरो होगा? तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिस्टम का नेट फोर्स ही जीरो हो गया? बोलो कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं। अब सिस्टम का नेट फोर्स ही जीरो हो गया का मतलब क्या? सिस्टम का नेट फोर्स ही जीरो हो गया का क्या मतलब हुआ? क्या बोल रहे हो? इसको क्या हो गया? हट जा हट जा हट जा हट जा। ये कह रहा है मैं ऊपर नहीं जाता क्या? ऐसा है क्या? अरे छोड़ो हटाओ, नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। सिस्टम का नेट फोर्स जीरो हो गया। सिस्टम का नेट फोर्स जीरो हो गया का मतलब क्या? कि सिस्टम में कोई भी फोर्स एक दूसरे की वजह से नहीं लगा। अरे फोर्स ही नहीं लगा तो चार्ज चलेंगे क्या? यही तो हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? Q1 Q2 will remain at rest. This is being asked in your board exam to prove that the charges cannot move in the influence of each other. तो आपको ऐसे करके दिखाना होता है एक डेरिवेशन। समझ आ गया? अगर जरूरत समझते हो तो लिख लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम, और जल्दी जल्दी करना है। इसके बाद ये वाली कैसे आई? देखिए, आप ऐसे जानते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ऐसे जानते हैं ना, बस वही किया मैंने। दिस इज द यूनिट वेक्टर
तो दिस शुड बी वेक्टर ऑफ दिस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। क्यूब क्यों आया? क्योंकि पहले से स्क्वायर था, अब ये एक और आ गया तो क्यूब हो गया। तू कह रहा पहले से नहीं था? नहीं, मैं कह रहा पहले से था। तूने क्यों नहीं टोका तब? हाँ, ये सही कर लो, बच्चा सही कह रहा है, करेक्ट कर लो। हाँ जी, अरे लग तो रहा है, लेकिन सिस्टम का नेट फोर्स बताओ। सुनो 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 सुनो, बाल्टी, बैठ जाओ बैठ जाओ, बाल्टी के अंदर खड़े हो जाओ और बाल्टी को उठाओ, उठा दोगे? ऐसा क्या हुआ? व्हाट इज दिस? When you stand into balti, you become the internal part of balti. That means the force that you are exerting on balti is nothing but internal force. And internal force, according to Newton, cannot do any kind of changes. इसीलिए प्लैनेट वही है और वही, नहीं तो पता चला मार्स आके मेरे को धक्का मार दिया। अरे रिवर, अभी तुम क्या कर रहे हो? देखो मेरे, प्लीज कृपया मैं आपको मेरे बस के साथ साथ चलो, बैठ के आगे आगे नहीं चलो, नहीं तो ब्रेक नहीं लगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा हूँ, तुम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात कर रहे हो। प्लैनेट क्यों नहीं चल रहे? मुझे क्या पता क्यों नहीं चल रहे, मैं नहीं जानता। न्यूटन ने समझाया तो था ग्रेविटेशन में क्यों नहीं चलते, नहीं समझाया था? नहीं बताया था? हाँ, प्लैनेट रिवॉल्व क्यों करते हैं ये समझाया था या नहीं समझाया था? सेंट्रीपिटल के सेंट्रीफ्यूगल, पता नहीं, अभी नहीं समझ आ रहा है। ये दोनों नाम थोड़े अजीब है, एक क्वेश्चन हम ले लेंगे अभी, लेकिन अब थोड़ा अभी नहीं। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि इस पूरे को एक सिस्टम मानो और पूरे को एक सिस्टम मान के नेट फोर्स निकालो, तो आपको दिखा कि सिस्टम का एक दूसरे की वजह से नेट फोर्स कितना हो गया? 0। इसका मतलब सिस्टम एक दूसरे की वजह से एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है। इसका मतलब सिस्टम विल रिमेन इन द सेम इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन जैसा वो पहले से था। इसका मतलब वो रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा। दिस इज व्हाट इज द टॉपिक नेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये सब बातें देखो, न्यूटन लॉ में सब बता दिया आपको। न्यूटन ने बोला था कि ये बॉडी है और ये अर्थ है, बैठ जाओ, तो ये वाला इस वाले को जितना फोर्स लगाएगा ये वाला भी इस वाले को उतना ही फोर्स लगाएगा। ऐसे भी पढ़ाता है न्यूटन। तो फिर ये हमको ऐसा दिखता है कि ये दो नीचे आने लगा, छोड़ दिया तो, है ना, लेकिन इसको छोड़ा तो ये ऊपर नहीं जाने लगा, ये क्या हुआ? तो फिर न्यूटन के उसी चैप्टर में जब हम आगे रहेंगे तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है ना, तो उसमें ये बात समझ आ जाना चाहिए था कि ये क्यों नीचे आया, ये क्यों नहीं ऊपर गया। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम रहेंगे इस चैप्टर में, लेकिन हम उनका भी जिक्र करेंगे। बस आप ऐसे याद रखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशन बाय व्हाट, that the charges can cause both attractive and repulsive force on each other, whereas masses can cause only attractive force। ठीक है ना? तो हम फिर देखेंगे कि अट्रैक्शन जो चार्जेस मासेस के बीच में हो रही है वो उसका नेट डायरेक्शन किधर की तरफ है, उसकी वजह से मोशन कंसीडर किया जाता है। लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है। बस आप ये समझे कि क्या यहाँ ये बात समझ आ रही है कि सिस्टम का नेट फोर्स एक दूसरे की वजह से 0 हो गया है, इसलिए चार्जेस विल रिमेन एट रेस्ट, दैट्स इट। यहाँ तक ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ो। हाँ, ये सब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल रहेगा आपके लिए। मैं पहले इधर एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। अब आप मुझे थोड़ा बताइए कि अगर मैं कूलम्स लॉ को इन वेक्टर फॉर्म ही देख रहा हूँ और इन 2D देख रहा हूं, अभी 1D देखा था हमने एक डायमेंशन में, अब हम देखना चाह रहे हैं 2 डायमेंशन में क्या होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि थोड़ा देखना जरा। ये x ले लिया मैंने, ये y ले लिया मैंने, दिस इज y। ये मैंने एक चार्ज ले लिया q1, ये ले लिया वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर r1, और एक चार्ज यहाँ भी ले लिया, चलिए q2, और इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया r2। ठीक है? और मैं जानना चाहता हूं कि ये बता दीजिए फोर्स ऑन
1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये मैं निकालना चाहता हूँ कितना होगा और कैसे निकलेगा। बात वही वही करेंगे जैसे जैसे मैंने कहा था कि पहले तो मैग्नीट्यूड देखना, फिर देखना ये किस डायरेक्शन में है, जिधर है उसका यूनिट वेक्टर लगाना। यही यही बोला था ना मैंने आपको, है कि नहीं। तो पहले अब क्या करिए, अगर आपको लग रहा है कि अभी प्रैक्टिस नहीं है मेरी तो मत लिखिए, आप देख लीजिए। पहले क्या करें कि हमको कैसे भी करके ये वाला डिस्टेंस तो चाहिए चाहिए ना, अरे हाँ कि नहीं। तो इसका पोजीशन वेक्टर इधर है, इसका पोजीशन वेक्टर इधर है, किसका फोर्स चाहिए, देखिए किस पे चाहिए, ऑन ड्यू टू। तो ऑन 1 ड्यू टू 2 का डायरेक्शन कैसा होगा, अरे ऐसा होगा कि नहीं, बोलो यार, अरे हाँ कि नहीं। ऑन 1 ड्यू टू 2, Q2 विल रिपेल Q1, इसका मतलब ऐसे ही तो फोर्स लगेगा। अब जरा वेक्टर वेक्टर को छोड़ के ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में कौन कौन से दो वेक्टर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, ऐसा कौन कौन से दो वेक्टर एक दूसरे के साथ हेड और टेल मर्जिंग में है, कौन कौन से वेक्टर। लेट मी राइट, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। अब आप सोच के बताएं, ट्रायंगल लॉ लगाइए, बताइए प्लीज भाई, ट्रायंगल लॉ क्या लिखूं। अरे आपने कैसे पढ़ा है कि जिस दो वेक्टर का हेड और टेल मर्ज हो रहा हो उसको ऐड कर दो और तीसरे वाले के बराबर कर दो, ऐसे पढ़ा था ना। तो किसका किसका हेड और टेल मर्ज हो रहा है, देखो ओ बी वेक्टर का हेड और बी ए वेक्टर का टेल मर्ज हो रहा है, मिलेगा ओ ए वेक्टर। यानी कि बी ए वेक्टर की बात करूं तो मेरा आएगा ओ ए माइनस ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर कितना R1, ओ बी वेक्टर कितना R2, तो बी ए वेक्टर कितना हो गया R1 माइनस R2। यहां तक ठीक है, अरे हाँ कि नहीं। तो चलिए मुझे जल्दी से बता दीजिए कि अगर मैं इस F12 को लिखना चाहूं कैसे लिखूं, के बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो, Q1 डिवाइडेड बाई कौन सा वाला, बी से ए की तरफ वाला ना। तो इसका मतलब मुझे लिखना पड़ेगा R/B2A, ऐसे लिखना पड़ेगा, इसका क्या स्क्वायर, और फिर क्या करना पड़ेगा, जिसके तरफ लिखा उसी का यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। यहां तक ठीक है, जिसके तरफ लिखा वही लगाना पड़ेगा ना। तो जिसको आप ये बोल रहे हो, क्या इसको मैं R/B2A भी बोल दूं, चलेगा, अरे बोलो यार। तो क्या इसको ऐसे लिख लो, K/Q1 Q2 बाई R/B/A का क्यूब और R/B/A का वेक्टर, कहने राइट डायरेक्टली, मतलब इसको मैं लिख रहा हूँ वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। तो नीचे स्क्वायर और एक मिला के क्यूब हो गया और ये वाला ऊपर रह गया, अरे हाँ कि ना यार। तो अब ये कितना हो गया बोले जल्दी से बता दीजिए, K/Q1 डिवाइड बाय सही बोल रहे, सही बोल रहे, R1 माइनस R2 का और R1 माइनस R2 का। तो जैसे मैंने ये निकाला, क्या वैसे ही आप उल्टा वाला निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे ना। तो जरा जल्दी से बता दीजिए ये कितना हुआ, पहले आप ये देखो, लिखना है तो लिख लो। समझ के करो, कोई टेंशन मत लो, मुझे भी बहुत कुछ समझ नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिमाग कम है, हो सकता है मेरा एक्सपोजर नहीं हुआ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। आप थोड़ा आगे करो, करें आगे चलें, जल्दी जल्दी कोशिश करिए। नहीं हो रहा है या हो रहा है या जो भी हो रहा है बताइए।
बोलिए भाई, हो गया? तो ये लिख पाओगे? कितना लिखोगे? इसी को देख के बोल दो, माइनस प्लस नहीं, के Q1 डिवाइड बाई माइनस R1 का क्यूब और R2 माइनस R1 का। फिर वही सारी कहानी दोहराओ कि लेकिन R1 माइनस R2 इज उल्टा ऑफ माई R2 माइनस R1। इसका मतलब जो F12 है इट इज उल्टा ऑफ F21। इसका मतलब सिस्टम का टोटल फोर्स 0। इसका मतलब चार्जेस विल रिमेन एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट। दैट्स ऑल। ठीक है? ओके? कहीं मुश्किल लग रही हो तो बोलना आप, लेकिन समझ के करिए, कोई जल्दी नहीं है, ना मुझे हो ना आपको होना चाहिए। समझ आए, ये बहुत जरूरी है। जितना कुछ हम फोर्स में पढ़ रहे हैं ना, सब कुछ सारा का सारा फॉर्मूला एज इट इज यूज करेंगे जब हम इंटेंसिटी पढ़ेंगे तो सेम, सब कुछ सेम। वो इतना 1% का डिफरेंस होगा बस। तो अगर ये आता है तो वो समझ अपने आप आ जाएगा। ये हटा दूं? हटा लो। आइए साहब, अब आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखिए। अब आपको ऐसे बोलेंगे कि भाई ये कोई एक्स वाई प्लेन है, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, यहाँ चार्ज 2 माइक्रोकूलम है और यहाँ चार्ज -3 माइक्रोकूलम है। ए का कोऑर्डिनेट पोजीशन के बारे में बात करेगा वो कि ये है आपका 2,4 और इसका पोजीशन का बात करेगा 4,2। दिख गया आपको? 2 चार्ज दे दिया यहाँ चार्ज की वैल्यू है Q1 Q2, वैल्यू दे दिया। बोल रहा वो प्लेन में कहीं ए और बी पे थे, इनका कोऑर्डिनेट पोजीशन दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा कि बता दीजिए कि Q1 पे Q2 वाला या Q2 पे Q1 वाले ने कितना फोर्स लगाया होगा। तो कैसे करते? अगर आपको वेक्टर फॉर्म याद है तो सीधा पुट कर दो, नहीं याद है तो मुझे बताओ। पहले देख लो आप कर सकते हो क्या। मतलब मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि F ऑन B ड्यू टू A ये मुझे निकालना है, कैसे निकलेगा? थोड़ा जल्दी से देखो। अरे आपको किस पे फोर्स चाहिए था? इस पे ना। तो जिस पे चाहिए था ना उस पे पहले आप अपना डायरेक्शन तो प्लॉट कर लो भाई। ऐसा लगेगा, ऐसा ऐसा है ना। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इसकी बात जब करेंगे तो बोलेंगे कैसे? ए बी, नहीं क्या? ए से बी की तरफ। अरे हाँ कि नहीं भाई? आप देखिए ना, इसने इस नहीं सॉरी, क्योंकि वो माइनस साइन भी है, राइट? हाँ ठीक कह रहे हो आप। अच्छा बात, इसका मतलब मेरा जो दर्शक है वो जिंदा है। ओके आइए साहब, तो चलिए हम अब जरा फोर्स की बात कर लेते हैं। कैसा फोर्स लग रहा है बोल दीजिए जल्दी से। ऐसा ना, यानी कि जब इसकी बात करूं तो क्या लिखूं? बी से ए की तरफ। ये बात ठीक है? तो आप अपने आप थोड़ा सोच के बता दीजिए कि ये जो आर बी ए दिख रहा है मेरा, ये होगा कितना? तो आप क्या करो, मैंने क्या बोला था आपको, ओरिजिन से इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो। अब देखो ना कौन कौन से वेक्टर किसके साथ एसोसिएट हो रहा है। ये ए है, ये बी है, तो किसका किसका हेड और टेल मर्ज हो रहा है? बी का हेड बी ए से मर्ज हो रहा है। देखो इसका हेड इसके टेल से मर्ज हो रहा है ना। तो भैया आर बी को ऐड करना पड़ेगा आर बी ए में, तो आएगा आर ए। ऐसे तो है। तो आर बी ए की बात करें तो कितना हुआ? आर ए माइनस। देखना जरा मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक लिखा कि नहीं लिखा। पहले ध्यान से देखना ये क्या लिखा है, ये देखना। ये
जिस पर लिखा है उसी के बारे में सोचना और देखना दूसरे वालों ने इसको क्या किया होगा, है ना। तो ए वाले ने बी वाले को अट्रैक्ट किया होगा, ऐसे करके अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ, इसलिए अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। यानी कि जो रेफरेंस वेक्टर है मेरा वो हो जाएगा बी से ए की तरफ। तो मुझे आर बी से ए की तरफ वाला वेक्टर चाहिए था। अरे हाँ कि नहीं यार। तो एक बात बताएं, ये जो आर बी ए लिख रहा हूं मैं, इसको कितना लिखूं? ये जो आर ए है उसको देखो क्या चीज है ये, क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये है 2i प्लस 4j। कैन यू सी? अरे 2,4 का मतलब क्या हुआ? 2i प्लस 4j माइनस, अब जो आर बी है वो कितना हो जाएगा? 4i प्लस। तो क्या आपको समझ आ रहा है कि ये वैल्यू आ गई? कितनी आई? -2i प्लस आया। अच्छा ये बताइए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर ना। तो 4 और 4 8, बोल कितना हो गया ये? 2√2। अरे हाँ कि ना यार। तो अब आपका जो ये फोर्स है, ये जो ये वाला फोर्स है जिसको आप लिख रहे हैं क्या, B2A वाला, ये फोर्स को कैसे लिखोगे? इधर लिखते कैसे हो बोलो? यहाँ कुछ हो रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है, बोलो कैसे लिखें? के, ठीक है, के Q1 Q2 लिख लो, कोई बात नहीं, डिवाइड बाय, यानी नहीं, पहले फॉर्मूला लिखो ना, RBA का क्यूब और साथ में RBA का वेक्टर। अब चलिए लगाइए 9 × 10⁹ के की वैल्यू, और Q1 Q2 कितना? वो है 2 और ये 3, इसका मतलब कितना हो गया? इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यू फाउंड? 2√2, ठीक है ना। तो 2√2 का क्या? क्यूब, है ना भाई। और फिर यहां क्या लिखूं? ये वाला वेक्टर। तो ये वेक्टर कितना निकाला था आपने? वो देखो ना, ये रहा, ये ना, कितना है ये? -2i प्लस। तो राइट इट एज इट इज हियर। तो दैट मीन्स दिस विल बिकम, थोड़ा हटा देते हैं, तो दिस विल बिकम हाउ मच? -2i प्लस 2j। बस, बाकी तो कैलकुलेशन है, आपको आना चाहिए, ठीक है। चेक करो, देख लो, समझ लो। क्वेश्चन कुछ भी ऐसा हो सकता है, कहीं भी उसका पोजीशन दिया जा सकता है। एक पोजीशन वेक्टर निकाल लेना, बात खत्म हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा बेटा, मैं जिंदा हूँ, मेरे से पूछ, पक्का बताऊंगा। एक जरा डर मत। हाँ, 2√2 आया दिल्ली से, देख कैसे आया, देख ये जो 2√2 आया, ये ऐसे आ गया कि ये तो RBA था, इसका लिख रहा हूँ तो लिखूंगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। मेरे गांव में ये 2√2 होता है, नहीं होता क्या? हो जाएगा, वेरी गुड। इसका मतलब तेरे गांव ठीक है, गांव वाला ठीक नहीं था इसलिए पूछा। मैं ऐसा गांव के बारे में कह नहीं सकता, क्योंकि गांव वाला तो फिर भी कह सकता हूँ। हो गया? येलो टी शर्ट, परेशान है बेटे? दोस्ती याद आ रही है क्या आगे बैठ के? नहीं। अगर तुझे मुझसे कोई नाराजगी है ना, क्लास के बाद बाहर मिलेंगे पत्थर लेके, अभी नहीं, क्लास में। हाँ हाँ, करो ना, अरे करो ना। मैं तो स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, आप बच्चा में से वगैरह शरीर के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दूं और निकाल के लिख लूं तो हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा, ये यूनिट वेक्टर गायब हो जाएगा। जब आप उससे करेंगे ना, ये आ जाएगा देखिए, और ये गायब हो जाएगा, तो डायरेक्शन फिर आपको अलग से लिखना पड़ जाएगा। एक ही तो बात है, फिर इतना करके फिर क्यों करो? पता चला डिस्टेंस फॉर्मूला भी आना चाहिए। अब कभी कभी याद नहीं रहता कि R2 - R1 का आई कैप है या R1 - R2 आई कैप है, ये भी पता नहीं होता। तो खैर उतना गम नहीं है, वो चीज़ें आपसे हो जाना चाहिए। ये हटा लूँ? अरे हटाऊंगी नहीं, हटाओ यार। कोई परेशानी है तो बोल, हो सकता कुछ गलत हो, जरूरी थोड़ी है कि मैंने सही लिखा है, हो सकता गलत हो।
पक्का? हटा लो, थोड़ा सा एक स्लाइड आगे करके देखते हैं। आपको ये फॉर्मूला कभी देखा हुआ है? जानकारी है इनकी? थोड़ा थोड़ा जानते हैं? अरे हाँ कि ना यार? तो मुझे नहीं लगता मुझे ये फॉर्मूला आपको बताना है। तो अब क्योंकि आप क्लेम कर चुके हो आपको ये फॉर्मूला आता है, तो ये फॉर्मूला लगाना भी आता होगा। हाँ बोलो अब तो। क्या नीचे वाला नहीं आता? अरे तो कोई ऐसा हो जैसे ये एक्स है और फिर इसका नेगेटिव टर्म में एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर इसका पॉजिटिव टर्म में एक पावर बढ़ जाए या 3 आ जाए, फिर इसका एक नेगेटिव टर्म हो जाए पावर 1 बढ़ जाएगा, ऐसे इन दिस फॉर्मेट में हो। अगर कोई चीज इस फॉर्मेट में हो तो उस पूरे का सम को ln ऑफ 1 प्लस एक्स लिखते हैं। ठीक है ना? अभी हम इसकी बात करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। पहले आप जरा देखिए, ये जो चार्ज दिख रहा है 1 कूलम, और क्या बाकी सारे चार्ज भी दिखाई दे रहे हैं आपको? अरे हाँ कि ना? तो क्या मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस पर इसने फोर्स लगाया होगा, किधर? अपोजिट मत बोलो, इधर टू द लेफ्ट। तो ये भी लगाएगा टू दी लेफ्ट, ये भी लगाएगा टू दी लेफ्ट, ये भी लगाएगा टू दी लेफ्ट, लगाएगा ना? अरे हाँ कि ना यार? तो मैं मान लीजिए इसको ए बोल दूं, मैं मान लीजिए इसको बी बोल दूं, मैं इसको सी बोल दूं, सो ऑन। एफ ए लिखूं, कितना आएगा? हाँ हाँ, जब वैल्यू है तो वैल्यू लिया करो। 9 इंटू 10 के बाद 9, 1 इंटू 1 मतलब 1। चलिए लिख लेते हैं, डिवाइड बाई, ऐसे ही एफ बी बोल दीजिए। अच्छा 8 इंटू 1 बोल रहे हैं आप, मैं 1 इंटू 8 बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, डिवाइड बाई, और ऐसे ही सारे लिख सकते हो। तो आपको दिखेगा कुछ कॉमन आ गया, कुछ बच गया। अब जो बचेगा वो कोई सीरीज बन जाएगा, एपी सीरीज या जीपी सीरीज, आप पहचान सकते हो वो कौन सी सीरीज है। सम निकाल लेना, जयराम जी के आंसर आ गया। ठीक है, डायरेक्शन किधर होगी? तो अगर कभी ऐसे एक्स लिखा हो तो डायरेक्शन बोलना नेगेटिव एक्स, नहीं लिखा हो बोलो टू द लेफ्ट, वगैरह वगैरह। यहाँ तक ठीक है? निकल जाएगा आपसे, छोड़ दूँ? पक्का? एक लाइन आगे बढ़ जाते हैं, ये वाला खाली है। तो इस खाली में हम क्या करते हैं, कुछ अंदर भर देते हैं। देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, मुझे भी बताइएगा आपको समझ आया कि नहीं आया, मैं भी समझना चाहता हूँ। आप बिना समझे हाँ नहीं करिएगा, ऐसा मैं पक्का सोच रहा हूँ। और नोएडा वाले लोग थोड़े जिद्दी होते हैं, समझ के बिना हाँ नहीं करते, ये मैं जानता हूँ। और आप साबित कीजिए कि आप नोएडा वाले पक्के और सच्चे वाले हो। ये इनका मतलब क्या है? 2 पेंडुलम में रस्सी बांधा और उनको लटका दिया। ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इनिशियली देयर इज नो चार्ज। ओके, तो जब इनके बीच में इनका कोई चार्ज नहीं होगा तो ये दोनों पेंडुलम सटे हुए रहेंगे। बोलो हाँ कि ना? लेकिन जब हम चार्ज दे देंगे अब क्या होगा? when some charge is given, now when equal charge is given to both of them, अब क्या होगा? तो हम बोलेंगे जैसे ही इनको चार्ज देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेचर है कि सिमिलर चार्ज विल रिपेल। इसका मतलब ये जो चीज दिख रही थी पहले जैसी अब ऐसे नहीं रह जाएगी, अब ये थोड़ा ऐसा और ये थोड़ा ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना भाई? बोलो हाँ कि ना रे? तो ये ऑब्वियसली जो फोर्स लग रहा होगा रिपल्सिव वाला वो इधर लग रहा होगा, ये भी इस पर इधर लगा रहा होगा, लेकिन इसका एक mg भी होगा, लेकिन इसका एक mg भी होगा, और ये जो एंगल बन रहा होगा ये दोनों एंगल भी सेम होगा, वगैरह वगैरह, है ना? वो कह रहा है कि जब चार्ज दे दिया तो ऐसा हो गया। तो बताइए कि टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना हो तो क्या करूं, ऐसे पूछ रहा है वो।
क्वेश्चन समझ आया क्या? पहले चार्ज नहीं था, दोनों टच हो गए थे, चार्ज दिया, दोनों में थोड़ा घमंड आ गया, तो बोला तू कौन मैं कौन, दोनों ऐसे दूर हो गए. So there is a separation between them. A separation between them is created and they are finally came into the different equilibrium. तो वो जब इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं, उस वक्त रस्सी में टेंशन कितना था ऐसा वो पूछ रहा है. क्या करते आप? हाँ, और आंसर आ जाता. और फोर्स कितना आता? K1 Q2 बाई K1 Q2 बाई K1 Q2 बाई. एक बार और बोल. और कितने बार बोलेगा? गलत बोलता जा रहा है. जो तुम बोल रहे हो वो तुम सुनो भी. K1 Q2 बाई. थोड़ा जोर से बोल, आवाज नहीं गई उसकी तरफ. ये 2 सुनाई दिया. K1 Q2 बाई 2L साइन थीटा का स्क्वायर बोल रहा है ये. अरे मेरे भाई, ये वाला तेरा L साइन थीटा हुआ ना? अरे हाँ कि ना? तो बाबा ये वाला भी तो L साइन थीटा था, इससे क्या दुश्मनी थी तेरी? ये नहीं देखा तूने? इसीलिए जब कभी भी आपका मन करे कि क्वेश्चन सुनते ही आंसर मेरे को आता है, पूछो कि न्यूटन मेरे दादाजी थे क्या? जवाब आएगा नहीं. बार बार मैं बोलता हूं, प्लीज मेक श्योर कि क्वेश्चन को इज्जत दीजिए, वो आपको बदले में नंबर देगा. आप जहां क्वेश्चन के साथ बेइज्जती करोगे ना, वो भी बोले फिर तेरे को देखता हूं, ऐसे गड़बड़ हो जाती है, हमको बिल्कुल भी समझ भी नहीं आता कि हमसे गलती हो गई है. ऐसा बहुत बार होता है. ये बात ठीक है? प्लीज देखिए, जैसे कभी कभी कैसे क्वेश्चन आता है, सुनिएगा. क्वेश्चन आता है कि भाई आइए मैं आपको समझाऊं कि हमको पता कैसे नहीं चलता क्या गड़बड़ हुआ. देखिए, आप मान लीजिए आपको ऐसे बोला कि ये एक बॉडी है, जमीन पे रखी है, ये एक रस्सी है, ये एक पुली है, ये एक रोप है. इस रोप को मैं पुल कर रहा हूँ L वेलोसिटी से. ये पुल वेलोसिटी है, इसको U से पुल कर रहा हूँ. ठीक है ना? दिख रहा है ना आपको? अरे हाँ बोलो यार. और जानना चाहता है कि क्या ये ब्लॉक आगे जाएगी? हाँ जाएगी. परीक्षण नहीं बोल रहा, हाँ जाएगी. तो बताइए ये ब्लॉक किस वेलोसिटी से आगे जाएगी? कैसे बताते हो? कितना बताओगे? देख के बताओ ना, तुम तो पढ़े लिखे हो, 11वीं पास हो, बताओ. यहाँ से पुल कर रहा हूँ रस्सी को, बॉडी आगे जा रही है क्या? हाँ जाएगी ना. अरे हाँ तो कि नहीं? तो किसी ना किसी वेलोसिटी से तो आगे जाएगी ना. तो बताइए कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? तो देखिए, आप में से कुछ लोग कैसे करते हैं, सुनिएगा. कुछ लोग बोलते हैं सर इसमें क्या बड़ी बात बोल रहे हो आप, ये U है, ये भी U हुआ, ये चाहिए, ये हो जाएगा U cos थीटा. एक बच्चा बोलता है अरे सर ऐसे मत करो, आप ऐसे बिल्कुल मत करो, ऐसे करो सर, इस भी को यहाँ ले जाओ सर और लिखो V cos थीटा. तो इन दोनों को इक्वेट करो सर, कितना आ गया? V cos थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया V आ गया U अपॉन, और इधर वाला बच्चा बोल रहा V आ गया U cos थीटा. अब आप एक बार सोच के बताइए, फंडामेंटली किसने गलती की? किसने गलती की? पहले वाले बच्चे ने, ये दूसरे वाले बच्चे ने? तो मैं ऐसे सोच रहा हूं, जस्ट मैं ऐसे सोच रहा हूं कि मेरी मर्जी में V को यहां ले जाऊं या U को यहां ले आऊं, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे हाँ कि नहीं? माई विश कि एक वेक्टर को मैं यहां ले जा रहा हूं तो इस एंगल का cos थीटा लिख रहा हूं, इस वेक्टर को यहां लाऊंगा तो इसी एंगल का cos थीटा लिख दूंगा. ये तो मेरी मर्जी ना. तो फिर दो अलग अलग आंसर क्यों आ जा रहे हैं? तो आपको पहचानना पड़ता है कि किसके वजह से कौन. पहले देखो किसके वजह से कौन, U के वजह से V या V के वजह से U? किसके वजह से कौन? तो U हुआ पापा और V है उसका बेटा. अब आपने जब इस
इसको आपने जब इस u को यहां लाया ना तो पापा को ही बेटे की तरह बना दिया। ये मत करो, कम से कम आप तो पापा की तरह हो। प्राइमरी वेक्टर की छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं होती, सेकेंडरी वेक्टर का कंपोनेंट लेना होता है। तो पहले पहचानना पड़ता है कि कौन सा वेक्टर लेना पड़ेगा। ये बात समझ आए? लेकिन मैथमेटिकली बोलूं तो ना इसने कोई गलती की ना उसने कोई गलती की थी, लेकिन आंसर एक ही का सही आ रहा है। और ये अभी आप क्लासरूम में बैठे हो, अनफॉर्चुनेटली एसी नहीं चल रहा, ना एसी भी चल रहा हो, ठंडा माहौल, मज़ा आता है, ठंडा हवा लगता है, कोई टेंशन नहीं होती। कोई आपको घर में जाके नहीं पूछेगा बेटा कितने क्वेश्चन सही हुए सही नहीं हुए। मेंटल पीस है, अभी सब समझ आता है मेरी गलती हो रही है, वहाँ बहुत टेंशन होगा। ऊपर से पता नहीं पंखा चल रहा है कि एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा, या दिखेगा साथ वाला रो रहा है, उधर वाला चुप करके ऐसे देख रहा है पंखा को, अजीब सा माहौल दिखता है। और फिर दिखता है यार अभी 50 क्वेश्चन और रहते हैं, उसमें से केमिस्ट्री भी बच गया, अभी क्या करूँ। अच्छा पीछे मैथ्स के भी 8 क्वेश्चन छोड़ा हूँ, बड़ी टेंशन होती है। ये सब अंदाजा भी नहीं होता आपको कि मेरे से गलती हुई, आपको जो बेस्ट दिखता है वही करके आ जाते हो आप। तो उसका ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन में मैं जो लिख रहा हूँ वो क्यों और कैसे सही है। ठीक है, इतनी बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज मेक श्योर कि डोंट ट्राई टू आंसर एनीथिंग इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। Make sure that you are giving sufficient time to the question to think why I am saying this. यहाँ तक ठीक है? ओके डन। तो मैं क्या करता हूँ कि इन बातों में आपने बोला कि जो F होगा और जो mg होगा, तो बच्चे ने बोला सर F और mg निकाल लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और इसका टेंशन को निकाल दो। तो ये टेंशन हो जाएगा F का स्क्वायर और mg का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना? अरे हाँ कि नहीं यार? अच्छा ये तो चलो, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपको कैसे पता कि f का स्क्वायर और mg का स्क्वायर का अंडर रूट ही टेंशन होगा, हाउ डू यू नो? तो इसलिए वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहने के लिए नेट फोर्स एक कपल के फॉर्म में होगा, अपोजिट डायरेक्शन के फॉर्म में होगा, तभी ये दोनों कैंसिल हो रहे होंगे। तो ना वो ऊपर जा रहा होगा ना तो वो नीचे आ रहा होगा, वगैरह वगैरह। अब इसको सोचने का एक दूसरा नज़रिया भी क्या है, जरा मैं वो भी आपको समझाऊँ कि आप इसको थोड़ा ऐसे भी सोच सकते थे। मैं ये सब हटा दूँ, राइट, इनको हटा लेता हूँ। तो अब ये कुछ हो गया इसको, तो हम क्या करते हैं ऐसे समझने की। अच्छा अगर अंडू करो तो ऐसा, देखिए सुनिए, अब मान लीजिए आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ा ऐसा हो गया और आप ऐसा कह रहे हो कि ये थीटा थीटा हो गया, ये mg लग रहा था, ये फोर्स लग रहा था, ये वैल्यूज आपसे निकल गई है, ये टेंशन लग रहा था, क्या ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा? तो क्या ये टेंशन का कंपोनेंट यहाँ t cos थीटा हो जाएगा? क्या इसका कंपोनेंट यहाँ t sin थीटा हो जाएगा? हो जाएगा क्या? तो क्या t sin थीटा को f लिख दूँ? क्या t cos थीटा को मैं mg लिख दूं? क्या स्क्वायरिंग एडिंग कर दूं? स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं तो क्या टेंशन नहीं आ गया? दिख रहा है? ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन क्वेश्चन करना आना चाहिए आप। यहाँ तक ठीक है? पहला वाला भी ठीक था, दूसरा वाला भी ठीक है, जिसमें कम टाइम लग रहा है वो कर लो, और आपकी मर्जी कैसे भी अप्रोच करो। ये हटा लो, हटाओ, कुछ सोच रहे हो क्या? बोलो, ये कैसे आया? देखिए ना, ये t है, ये थीटा है, ये mg है, ये फोर्स है। तो t का cos थीटा ऊपर जाएगा जो कि mg से कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ऐसे ही t का sin थीटा जो इधर होगा वो f से कैंसिल होना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, वगैरह वगैरह। और क्या, ठीक है ना? डन। मूव करके वापस इक्विलिब्रियम में भी आ गए, इंस्टेंट देख रहे हो आप, फाइनल इक्विलिब्रियम समझना है। चार्जेस मूव करके ऊपर क्यों आ गए? क्योंकि इस फोर्स के अलावा ये भी तो फोर्स लग रहा था ना, देखो, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स किसी डायरेक्शन में ही काम कर रहा था, ये रिजल्टेंट फोर्स की वजह से वो मूव कर गया।
लेकिन क्योंकि उनका नेचर है कि वो एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल करते हैं, तो फाइनली किसी वापस स्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी आना पड़ेगा, जहाँ पर वापस से नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए, सिस्टम का, एक का नहीं। ठीक है, डन। ये हटा दो। आइए थोड़ा आगे चले। अब ये एक देखिए क्या है, आप विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या चीज़ है? नीचे एक स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस है ये, आप विजुअलाइज करें। ये स्क्वायर बेस का सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द डायगोनल इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ थोड़ा फिगर में ऐसा बना होना चाहिए, सेंटर पे है वो पॉइंट, ठीक है ना। जैसे ये एक स्क्वायर है और ये उसका सेंटर है, और इस सेंटर से सर्टन डिस्टेंस ऊपर, आई थिंक ये कुछ ए दिया हुआ है, ये शायद आपको √2a दिया हुआ है। ये सारे चार्ज का कोई फोर्स इस वाली चार्ज पे लगता होगा ना, है ना। जमीन पे ऐसे कुछ है, देखो ऐसे कुछ है कि ये चार्ज रखे हैं, ये √2a है, इधर 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 चार्ज है, और ये सेंटर है, और यहाँ पर भी एक चार्ज है, ये वाला आई थिंक ए है ना। तो इस वाले चार्ज पे ये वाला फोर्स लगाएगा ना। कोशिश करिए कि ये निकलता है कि नहीं निकलता, आप कोशिश करना, निकल पाएगा आपसे, कोशिश कर पाओगे। मतलब देखिए आपको क्या चाहिए होगा पता है, आपको चाहिए होगा, पकड़ो एक बार इसको, पकड़ो नहीं इसे, बस आपको ना ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये वाला देखो, दिख रहा है आपको, जो भी ये होगा वही ये होगा, वही ये होगा, वही ये होगा। तो अगर ये डिस्टेंस निकाल पाए तो आंसर आ जाएगा। बाकी तो फिर वेक्टर है, तो वेक्टर का आप रेजोल्यूशन ऐसे ऐसे करके करेंगे ना, एक वेक्टर यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, ऐसे 4 वेक्टर इधर ऐसे लगेंगे। तो उनका ये कंपोनेंट लेना एक्स वाला, फिर कंपोनेंट लेना वाई, नेचुरली दिखेगा एक्स वाला कट गया क्योंकि सारे फोर्स बराबर है, तो सबका ये वाई वाला बच जाएगा। तो यही नेट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये कोशिश करना है एक बार, आप इसको घर पे ट्राई करेंगे, प्लीज़ मेक श्योर टू बी ट्राइड एट होम। आपको ऐसा लगता होगा जो क्वेश्चन मुश्किल होता है ना, ये कम वक्त हमको घर के लिए दे देता है। हाँ, मैं जान के देता हूँ, इसलिए कि थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज तो हो, जो पढ़ के आया हो गया वो अप्लाई कर पा रहा हूँ, ऐसा तो हो, ऐसा होना चाहिए। ये डालो, ठीक है ना। डायग्राम में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखिएगा। मैं एक स्लाइड आगे और आ जाता हूँ, ये खाली है। तो अगर ये खाली है तो मैं ऐसे समझूं, अच्छा एक मिनट सुनिए, देखिए ज़रा, ये दिख रहा है आपको, चार्ज का मास m है, चार्ज q है। अगर वो डिफ्लेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, ऑलरेडी डिफ्लेक्ट हो चुके हैं, तो ये जो θ1 θ2, ये इनमें से कौन सा संबंध ठीक है? θ1 θ2 बराबर होगा, पक्का है? अरे हाँ बोलो यार। लेकिन मान लीजिए अगर मैं कहता कि m1 m2 से बड़ा है, मेरे से ज़्यादा चिल्ला रहा है, अगर m1 m2 से बड़ा है तो क्या होता? m1 m2 से बड़ा होता तो क्या होता? अरे ऐसे देखो ना आप, तो यहाँ लगता m1g लगता, यहाँ क्या लगता? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मान लीजिए A2 है, मान लीजिए A1 है, तो यहाँ लगता F2 लगता ना, और यहाँ क्या लगता? टेंशन। फिर यहाँ क्या लगता? F1। यहाँ क्या लगता? M2G, है ना। और यहाँ लगता मान लीजिए T1, मान लीजिए T2। तो कौन सा वाला इक्विलिब्रियम में एंगल ज़्यादा बनता? θ2 ज़्यादा होता, θ1 ज़्यादा होता, m1 m2 से बड़ा होता तो θ2 ज़्यादा होता। ऐसा क्यों? m2 बढ़ जाता तो क्या होता? m2 बढ़ जाता तो m2g 2 को ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देता, क्योंकि वो ज़्यादा होता। नहीं समझे? अगर m2 बड़ा हो जाता, ऐसे सुनना, अगर m2 बड़ा हो जाता तो ये m2g m1g से ज़्यादा हो जाता, तो ज़्यादा वाला इस वाले को ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देता। तो इसका मतलब अगर ये बड़ा होता तो ये एंगल कम हो जाता। अब उल्टा है हमारा केस कि m1g m2g से बड़ा है, ऐसे कुछ बोला मैंने आपको। तो अगर m1g ज़्यादा है m2g से,
तो m1g का ज़्यादा वैल्यू m1 वाले यानी 1 वाले को ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देता। तो फिर उसके हिसाब से क्या सही होता है, एक दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप आंसर नहीं बताना, बस आपको समझ आना चाहिए क्या चीज़ कहाँ से आएगा, हो जाएगा ना। ये नीट का क्वेश्चन है, आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। एक स्लाइड और आगे करते हैं, ये भी खा लिया हमारा, एक स्लाइड और करें, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, बहुत सारे खा लेते दिया मैंने। अब ये जो है ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का आ गया, दिख रहा है आपको। तो इक्विलिब्रियम के केस में थोड़ा हम पहले पढ़ के देखते हैं कि इक्विलिब्रियम का दरअसल क्या मतलब हुआ। ओके, देखिए। अच्छा, इक्विलिब्रियम ऐसे में बोल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब आप समझते हो? व्हाट डज इट मीन इफ आई से इक्विलिब्रियम? बोलो बोलो। नेट फोर्स 0 हो जाता। ऐसे करके खिड़कियाँ खोल लो थोड़े थोड़े से, तो ऐसा लगेगा कि बाहर की कुछ ऑक्सीजन अंदर आ रही है। और वी विल रिमेन जिंदा फॉर अनदर 15 मिनट। ठीक है, देखिए सुनिए। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बार सुनने की कोशिश करना। मैं जान के क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ले रहा हूँ कि आपको समझ आए और थोड़ा मुश्किल भी लगे। थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन लूँ ऐसा जो मुश्किल से समझ आए। तो अगर ये समझ आ जाएगा तो फिर मैं ऐसे अंदाज़ा लगा लूँगा कि इसका मतलब इससे लो लेवल के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, तो फिर मैं उसके ऊपर बाद में जाऊँगा। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सपोज करिए ये है 6Q और मान लीजिए ये है -3Q। मान लीजिए ये है A, ये भी है A, ये है सेंटर। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मैंने O पे कोई चार्ज रखा, दिस इज कॉल्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी लिखना कुछ भी नहीं। तो जब मैं इस Q0 को रखूंगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये Q0 इक्विलिब्रियम में रहेगा? यानी ये Q0 को जहां रखूंगा वहीं रहेगा, ऐसा लग रहा है क्या, या नहीं लग रहा? नहीं लगने का एक वजह होगा आपके पास। क्या वजह है? देखिए क्या वजह है। अगर इसको A बोल रहे हो, अगर इसको B बोल रहे हो, तो A वाला इस Q0 को रिपेल करेगा, लेकिन B वाला इस Q0 को अट्रैक्ट करेगा। तो किसी भी हालत में ये Q0 इधर के तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि नेट इक्विलिब्रियम फोर्स बराबर नहीं हो रहा। यहां तक ठीक है? इसका मतलब अब आप अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करिए कि जब कभी भी अपोजिट चार्जेज रखे होंगे, अपोजिट साइन के चार्जेज रखे होंगे, तो कहीं बीच में इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। नहीं समझे? मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिव होते तो कहीं ऐसा हो सकता था कि मान लीजिए ये होता +6Q, मान लीजिए ये होता +3Q जैसा कि है, तो मैं बोलता हो सकता है मैं यहां अगर Q0 को रखता तो इसका फोर्स अगर ये A है और इसका फोर्स अगर ये B है, A वाले का फोर्स कैसा होता? ऐसा, और B वाले का फोर्स कैसा होता? ऐसा। तो ऐसा हो सकता था कि FA और FB बराबर हो जाते मैग्नीट्यूड के टर्म में, और अगर हो जाते तो नेट फोर्स 0 हो जाता, मतलब बीच में कहीं इक्विलिब्रियम आता। लेकिन उसकी शर्त यह थी कि वो दोनों चार्ज जिनकी बात पहले से की जा रही थी वो दोनों सेम साइन के होते, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। यहां तक ठीक है? लेकिन जैसे ही ऐसा सिचुएशन नहीं होगा और ऐसा सिचुएशन होगा, तो आपको एक चीज पक्का समझ आएगा कि चाहे जो भी हो जाए बीच में इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है ना? अरे बोलो यार हाँ कि ना? ओहो, लेट मी ऐड दिस वन, बाद में हम डिलीट कर लेंगे। तो मैंने आपसे बोला था कि ये आपका है 6Q और ये आपका कितना था? -3Q था, और ये डिस्टेंस कितना था? ये वाला पूरा 2AI हो, ये बोला था ना। अब आपको एक बात समझ आ गया कि बीच में तो इक्विलिब्रियम आने से रहा, तो कहाँ आ सकता है? या तो लेफ्ट में या तो राइट में। तो आप भूल जाइए कि आपको क्या सोचना है, आपकी मर्जी, आप जहां पर भी सोचिए, इधर सोचिए या उधर सोचिए, जो कंफर्टेबल लगे। किधर सोचूं, राइट में कि लेफ्ट में? राइट में सोच लो, राइट जरा अच्छा लगता है सुन के। तो बच्चा कह रहा है सर यहाँ सोच लो, इधर ये डिस्टेंस x ले लो और यहाँ रख दो Q0 को।
तो ए वाला इस क्यू नॉट को क्या करता, ये वाला इसको क्या करता, रिपेल करता, लेकिन बी वाला इसको क्या करता, अट्रैक्ट करता। तो अगर इक्विलिब्रियम की बात करता मैं अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करता, किसी भी हाल में मुझे उनका मैग्नीट्यूड को बराबर रखना पड़ता। यहां तक ठीक है जी? बता दीजिए एफ ए कितना होता, जल्दी से बोल दीजिए। अरे के, आगे बढ़ो। 6Q Q नॉट 2a प्लस एक्स का, चलिए एफ भी बोल दीजिए। के मारे -3Q, साइन ले लेना, 3Q और डिवाइडेड बाई, इसके बाद के क्यू क्यू नॉट, के क्यू नॉट कट गया। अब एक्स कैसे निकालते हैं? तो आप जैसे अगलमंद लोग क्या करते हैं, या कुछ आप से कम अगलमंद लोग क्या करते हैं, नीचे इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर होल स्क्वायर खोलते हैं और फिर फंस जाते हैं। डोंट ओपन द स्क्वायर टर्म, उसका फायदा उठाइए। देखिए मैं कैसे उठा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर, चेक इट। इसको यहां ले जा रहा हूं, देखा, और इस 3 को इधर ले आता हूं, 3 इससे कट गया, कितना आ गया, कैन यू सी दिस? तो क्या आपको ये दिखा कि 2a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो गया √2? दिखा? अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए, अब और फायदा उठाइए। ऐसे लिखिए 2a बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू √2। अरे ये भाई ये प्लस ये भाई ये, अरे मैं जादू क्या है, नहीं समझ आ रहा क्या? तो इसका मतलब 2a बाई एक्स हो गया √2 माइनस 1, तो x हो गया 2a डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1, और यही मेरा आंसर हो गया। अब चाहे जो भी हो, ये स्क्वायर को जैसे ही खोलिएगा ना आपको परेशानी शुरू हो जाएगी। फैक्टराइज क्या करूं, मिडिल टर्म लगाऊंगी, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4 ऐसे लिखूं, बहुत कुछ ध्यान में आएगा। इतना करना नहीं है यार, हमारे पास जिंदगी में जीने का टाइम नहीं है, यही सोचते रहे क्या? समझ आ गया क्या? अब जल्दी से लिख लो जिस क्या चीज। अच्छा ये कहां से आया, ये कहां से आया? बेटा एक बात बता रहा हूं, मैं तेरे घर आऊंगा एक दिन इस बात के लिए, चाय पीने को। देख क्या कर, ये 6 को यहीं रहने दे, ये 3 को नीचे ले ला सकता है क्या? तो जो इधर दिख रहा था इसको उधर ले जा, और जो नीचे था उसको ऐसे ही छोड़ दे। अब मैंने तो ऐसे ही तो लिखा था यार, नहीं क्या? हो गया ना? अरे हाँ कि नहीं? हाँ, ये सब थोड़ा आगे चले, ये बढ़ा दो आगे। हाँ लिख रहा हूं, ये बेटा लिख रहा हूं, इट शुड बी, थोड़ा जल्दी लिख ले। और तू मेरे दोस्त बन जा, मैं तुझे रोज जूस पिलाऊंगा, क्लास से पहले मिलना मेरे को। मैं मिलूंगा चाहे ना मिलूं, तू मुझे मिलने की कोशिश करना। पता चला मैं गुरुकुल में हूँ तो यहाँ आ गया, मैं उधर पढ़ा रहा हूँ तो इधर है, तो ऐसा भी ना हो। जल्दी लिखना है, देखो प्लीज थोड़ा जल्दी लिखना है। लिखने वाला काम जितना जल्दी हो जाए करो, समझने वाला काम में जितना देर लगाना है लगाओ। मैं दोनों के सपोर्ट में रहता हूँ। ये नहीं कि मैं लिख लिख के समझ रहा हूँ, समझ समझ के लिख रहा हूँ, फिर लिख के देख रहा हूँ गलत क्या गया, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। हमारा पीछे वाला बच्चा सोच रहा अच्छा हुआ मैं पीछे चल गया, नहीं तो गर्मी में अभी तक तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। अच्छी बात है, बच्चा जिंदा रहना चाहिए एग्ज़ाम होने तक, उसके बाद चाहे मर जाओ तो मर जाओ, ताकि बच्चा ऊपर जाके क्लेम ना करे कि मैंने अगर भगवान एग्ज़ाम दिया होता तो मैं पास हो जाता। ये ना, ये ठीक है, ये हटा दो। हाँ ये सब देखिए। तो अगर मैं एक नया क्वेश्चन थोड़ा ले लूँ, अभी आगे वाला खाली था क्या? हाँ ये खाली था। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये है चार्ज, ये है सब ए स्क्वायर है ये। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट चार्ज कैन बी, ये क्या हो रहा है, केप्ट एट सेंटर
O so that equilibrium remains undisturbed. What charge can be kept at center so that the equilibrium will remain undisturbed? ऑप्शन दे रहे हैं एनी चार्ज, इसको सी से नफरत है क्या भाई, मिट जा रहा है आपका, क्यू बाई टू माइनस 3q/4 और क्यू, कौन सा वाला, कौन सा वाला, ये सही है ना, पहली नजर में आपको दिखाई दे रहा है ए। अब मैं थोड़ा उस पर चर्चा करूं, सुनना जरा, देखना भाई, सुनना प्लीज सुनो। मैं आपसे कह रहा हूं, अच्छा आपने ऐसा क्यों सोचा होगा वो भी बताता हूं। आपने बोला सर इस वाले ने इस वाले को जितना फोर्स से रिपेल किया होगा, इस वाले ने इस वाले को उतना ही फोर्स से रिपेल किया होगा। अगर ये 1 है, अगर ये 2 है, अगर ये 3 है, अगर ये 4 है, तो ये F1 और F3 बराबर होगा और ये कट जाएगा। ऐसे ही ये F2 और ये क्या हो रहा है, और ये F4 भी बराबर होगा और ये कट जाएगा, यानी कि नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम होगा। यानी कुछ भी रख दो इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। अरे हाँ बोलो यार, हाँ, क्योंकि मैं भी ऐसे सोचता हूं। अब इसमें गलत क्या है समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अच्छा ये बताओ, ये एक पार्क है, इस पार्क के चार कोने में 4 शरीफ लोग हैं, 4 कोने में 4 शरीफ लोग हैं, ओके, एंड दे आर मेंटेनिंग ए गुड हार्मनी, देयर इज एन इक्विलिब्रियम। अब मैं बोल रहा हूं कि अच्छा अगर बीच में एक गुंडा आ गया तो, ये क्यों है थोड़ा है, बोर्ड को कुछ हो गया है, तो अगर बीच में एक गुंडा आ गया तो सोचो ऐसा नहीं होगा क्या कि ये चारों शरीफ लोग इस गुंडे से थोड़ा ज्यादा दूरी बना लेंगे और लेकिन इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, हाँ कि ना। अरे बोलो यार, यानी कि ओरिजिनल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, पहले जैसा था वैसा नहीं है। तो आपने गलत क्या सोचा, आपने जिसकी इक्विलिब्रियम की बात सोची वो इस गुंडे की सोची। अरे गुंडा तो पहले ही इक्विलिब्रियम में था, क्योंकि वो उधर वाले तो शरीफ थे ना, उसकी इक्विलिब्रियम की बात कहां पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनडिस्टर्ब, का मतलब जैसा इक्विलिब्रियम पहले था वैसा ही रहे, तो कितना बीच में रखूं, समझ आया। यानी कि बीच वाले के बारे में नहीं सोचना, जो पहले से थे उनके बारे में सोचना है, ये बात समझ आए। क्योंकि भाई वो तो उस पे तो नेट फोर्स हमेशा ही 0 लगेगा, सोचो कुछ भी रख लो, तो बीच वाले की इक्विलिब्रियम की क्या बात करूं। इसलिए तो मैंने जान के ऑप्शन दिया है ऐसा जो सही नहीं है ना। इसलिए मैं ऑब्वियसली बताऊं, मेरी आदत नहीं है मैं क्लास में क्वेश्चन लिखूं और ऑप्शन देता हूं, ऐसा नहीं देता। ये ऑप्शन ले लेके इतना आदत खराब हो जाता है आदमी का, कभी पापा का नाम पूछे बोलता ऑप्शन दे तो आदत ना पड़े, कभी कभी ऐसे भी होता है, ये बात समझ आए। तो देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि समझ आया मैं क्या बोल रहा था। तो क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है मैं उस बारे में थोड़ा चर्चा करता हूं, आपको समझ आ गया क्या सोचना था और क्या नहीं सोचना था, ये बात ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोग घड़ी की तरफ देख रहे हो और घड़ी ऐसा बोल रही है कि 4 मिनट ज़्यादा हुआ। देखिए 4 मिनट ही तो ज़्यादा, घड़ी में सबसे ज़्यादा कितना बजता है, तो वो तो बज चुका ना, अब तो जो बज रहा है कम बज रहा है ना। अरे हाँ कि नहीं, तो थोड़ा देर मेरा और साथ दे दो, हो सकता है जब तुमको चाहिए हो तो मैं भी तुमको समझूं। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि क्या नहीं सोचना, ये समझ आया। तो क्या सोचना है मैं आपको बता देता हूं, आप उसके हिसाब से करना। सुनिए ये सब क्या होता है, सुनिए। तो क्या सोचना है आपको मैं बताना चाहता हूं, एक बार समझने की कोशिश करिए क्या सोचना है वो आपसे। सर बच्चे कह रहे हैं कि आज मत ही पढ़ाओ, है ना। देखिए क्या है ऐसे, ये सरासर बेइज्जती हो रही। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोई भी एक कॉर्नर वाला चार्ज पकड़ लेना आप
ठीक है, किसी एक को भी पकड़ लेना, किसी एक को। अब मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप कह रहे हो जाओ, तो मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं बता के जा रहा हूँ या मैं करके जाऊँ। हाँ, क्योंकि बच्चा कह रहा है ब्रेक चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ इसको पकड़ना, इसके वजह से, इसके ऊपर इनके वजह से फोर्स निकालना। मतलब ये ऐसा लगाएगा, ये ऐसा लगाएगा, ये ऐसा लगाएगा, देख रहे हैं आपको। फिर इनका एक रिजल्टेंट बनेगा, तो एक नेट फोर्स इधर की तरफ निकलेगा। बोलो हाँ कि नहीं। तो अब अगर मैं चाहता हूं, इसका मतलब ये तीनों मिलके चाहते हैं कि ये उधर चला जाए, पर ये कह रहा है मैं इक्विलिब्रियम में रहना चाहता हूं। तो बीच में एक चार्ज रखना अगर चाहता हूं तो कैसा रखूं, प्लस के माइनस? देखिए, क्योंकि इन प्लस वालों ने ऑलरेडी ये रिपल्सिव फोर्स लगा दिया ना, तो अगर ये बीच वाला अट्रैक्टिव लगाता भैया तभी तो बैलेंस होता। इसका मतलब बीच में जिसको रखूंगा वो माइनस होना चाहिए, बाद में उसकी वैल्यू की बात की जाएगी। यहां तक ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि ये तो आपने पहले से निकाल लिया है जी, तो बैलेंस करने के लिए ये बैलेंस वाला फोर्स को कैसे निकालूं, K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ये वाला, दिख रहा है आपको, इसका स्क्वायर। ये कितना है आपका? तो आप क्या करना, इन दोनों को बराबर कर देना और यहां से Q निकलेगा। जो भी आपका आंसर आएगा फाइनली उसको माइनस में लिखना और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। हो गया? पक्का? ठीक है। आज के लिए मैं PW की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ।